हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। जैसा आप लोग जानते हैं भाई, सितंबर 25 के लिए हमारी तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है और हम लोग लॉजिकल रिवीजन सीरीज में पूरा का पूरा लॉ एक बार रिवाइज कर चुके हैं डिटेल के अंदर। देन उसके बाद में हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर हमारे जो हैं वो बिल्कुल सॉल्व कर लिए हैं। सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी हमारा डिस्कशन हो चुका है और अब हम लेने जा रहे हैं बच्चे लोगों हमारा सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, जहां हम लोग बहुत सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जितना कोर्स में है आप लोगों के सेक्शन वाइज हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो ये रहेगा सुपर फास्ट रिवीजन। तो अगर आप लोगों ने कोर्स बढ़िया तरीके से कर रखा है तो ये रिवीजन आप लोगों को रिकॉल करने में बहुत शानदार वाली हेल्प जो है वो करने वाला है। तो ये सेशन जरूर अटेंड करिएगा। उसके बाद में जैसे ये सेशन एंड होता है बच्चों, अब अपना लास्ट टारगेट रहेगा कि हमको एमसीक्यू का बुकलेट सॉल्व करना है, जो हम लोग मिलकर के साथ में करने वाले हैं। 35 क्वेश्चन जो आईसीए ने दे रखे हैं वो हम लोग केस स्टडीज मिलकर के केस बेस्ड सिनेरियो वाले क्वेश्चन जो है उनको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी। तो आज का काम हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंपनी का जो बेसिक पार्ट है बच्चों, जो इनकॉर्पोरेशन और जो भी इंसिडेंटल मैटर है उनसे कनेक्टेड है। यानी आज के टारगेट में रहेगा कि सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 22 तक का जो पोर्शन है वो हम सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर लें। चलिए जी, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। और ये रहा आपके सामने हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट। अब बहुत सिंपल कंसेप्ट बच्चों हमारे लिए हो गया कि भाई अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग बेस पे सेक्शन नंबर 1 की, ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 हमको बोलता है एकदम सिंपल सा एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है कि यार कंपनीज एक्ट का जो है वो एप्लीकेबिलिटी कैसे रहेगा। तो कंपनीज एक्ट के लिए सीधा सिस्टम है बच्चे लोगों, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। देखो सेक्शन नंबर 1 के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि यार कंपनीज एक्ट का नाम टाइटल हो गया हमारा, एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया हो गया। अब यहां वाला जो पॉइंट है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आगे जो मैं पढ़ रहा हूं इन सब पे लगने वाले, लेकिन इन स्पेसिफिक कंपनीज पर लगेगा। लेकिन इनके प्रोविजन जो हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट विद देयर पेरेंट एक्ट नहीं होने चाहिए। मींस अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे सिंपली इंश्योरेंस कंपनीज पर, तो इंश्योरेंस कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन अगर इंश्योरेंस या आईआरडीए एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंसी में हुए तो उनको फॉलो करना है, फिर आपको कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना है। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज अगर है तो उनपे भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट में वो प्रोविजन नहीं होने चाहिए, इनकंसिस्टेंसी में नहीं होने चाहिए। जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई में लगी हुई हैं उन पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजन भी बच्चे लोगों एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसीलिए अगर इनकंसिस्टेंसी हुई, अगर दोनों एक्ट अलग अलग बात कह रहे हुए किसी जगह पे, तो आपको स्पेशल एक्ट की बात को मानना पड़ेगा। ऐसी कंपनियां जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में गवर्न हुई हैं जैसे कि एलआईसी होगी, उन पर अलग से उनके एक्ट बने हुए हैं, उनको अपने को बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी देना पड़ेगा बच्चों की, अपने को ध्यान में रखना है। और इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करे। उसके अलावा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फर्स्ट वाले पॉइंट पे तो लगता ही अपने को पता ही है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर बच्चों, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। डेफिनेशन कंपनी की बहुत सिंपल है, सेक्शन 2 क्लॉज 22 के हिसाब से। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, फाउंडेशन के अंदर भी आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ करके आते हैं। चलिए जी, अब कंपनी की क्वालिटीज पे मुझे लगता है ज्यादा मुझे बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल कंसेप्ट आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कंपनी की क्वालिटीज का हमारा एक पॉइंट है। नाउ अगली एक डेफिनेशन मैंने यहां पे ली है जो है बॉडी कॉर्पोरेट की। अब जो टर्म हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका मतलब एक ऐसा कॉर्पोरेशन, एक ऐसा बॉडी ऑफ पर्सन होगा जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, जिसमें कैपेसिटी हो सूट फाइल करने की और जिस पर इसके नाम से केस हो सकता है। तो हमने कहा कि सर ये सारी क्वालिटीज तो कंपनी की है। जी हाँ, कंपनी इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। मींस अपनी जो लाइन है, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट कंपनीज। सिंपल सा आपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड्स है कंपनी, बराबर। अब इनकॉर्पोरेट इंडिया वाली तो है ही है, उसके अलावा आउटसाइड ऑफ इंडिया वाली यानी फॉरेन कंपनीज भी इसमें कवर है। उसके अलावा बच्चों पहले पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें क्या कवर है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या कवर है। तो हमारे पास में आया जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बराबर वो कवर रहेंगे। उसके अलावा नेशनलाइज्ड बैंक्स भी बॉडी कॉर्पोरेट में कवर हैं। उसके अलावा स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो कॉर्पोरेशंस बने हुए हैं, क्योंकि इन सबका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी अपने मेंबर्स से, तो दे ऑल आर बॉडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी
ऑर्गेनाइजेशन है जो लगते बॉडी कॉर्पोरेट की तरह हैं, जिनका भी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो अपने नेम से सूट फाइल कर सकते हैं, उनके नाम पर सूट फाइल हो सकता है, लेकिन उनको हमारा लॉ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानता, उनके लिए सेपरेट अलग एक्ट बने हुए हैं, जैसे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो अपन नॉर्मली जैसे अमूल का एग्जांपल लेते हैं, तो उन पर ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 जैसे प्रोविजंस बने हुए हैं, और भी कई सारे एक्ट है, स्टेट वाइज एक्ट भी है, वो एप्लीकेबल होंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि भाई उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना है, तो नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात होगी। तो ये डेफिनेशन है अपनी बॉडी कॉर्पोरेट की, जो आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पे आए बच्चे लोगों, की मैनेजरल पर्सन को समझिएगा, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस। अब केएमपी किसको बोलेंगे भाई हम, तो हमने कहा द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। अब ये तीनों एक ही लेवल के पर्सन हो गए, सीईओ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया। उसके अलावा बच्चे लोगों कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ हो गया, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज की मैनेजरल पर्सन बाय द बोर्ड। ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जो होल टाइम डायरेक्टर के एक लेवल नीचे का पर्सन होगा, उससे ज्यादा नीचे लेवल का पर्सन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वन लेवल बिलो। ऐसे पर्सन जिसको पावर दी है बोर्ड ने कि भी आपको भी हम केएमपी के पावर दे रहे हैं, वो केएमपी माना जाएगा। और कोई भी ऑफिसर जिसको प्रेस्क्राइब किया जाए, कि अपने को ध्यान में रखना है। तो सिंपल हो गया भाई, केएमपी किसको मानना है, तो हमने कहा सर सीईओ को मानेंगे, एमडी को मानेंगे, मैनेजर को मानेंगे, एक ही लेवल के लोग हो गए। नाउ कंपनी सेक्रेटरी इसमें आ रहा है, होल टाइम डायरेक्टर आ रहा है, हमारा सीएफओ आ रहा है, और ऐसा कोई भी ऑफिसर वन लेवल बिलो, एक लेवल बिलो होना चाहिए, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो। तो मतलब वन लेवल बिलो तो होल टाइम डायरेक्टर ही अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल सी हमारी डेफिनेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। अगला एक डेफिनेशन अपन ने लिया है, हु इज मेंबर। यार मेंबर कौन है, तो अच्छा अपने क्या किया है कि सारी डेफिनेशंस एक साथ में नहीं लिए बच्चे लोगों, जो जो चैप्टर से कनेक्टेड जो जो डेफिनेशन है वो अपन ने वहां ले रखी है। तो आपको सारी डेफिनेशन अलग अलग जगह पे चैप्टर्स के साथ में मिलने वाली है। कुछ बेसिक डेफिनेशन जो स्टार्टिंग की थी ये वाली, ये अपन ने यहां ले लिए, बाकी जहां जहां आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां वहां सारी डेफिनेशन को पढ़ने वाले। नाउ हु इज मेंबर। यार कंपनी में मेंबर बनने का तरीका क्या है, तो हमने कहा भैया बहुत सिंपल है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एंड देयर नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। बच्चों बहुत सिंपल हो गया। हमने कहा कोई भी पर्सन कंपनी का मेंबर कैसे बनेगा, तो यार मेंबर बनने का सबसे पहला तरीका बच्चों, जो सब्सक्राइबर टू मेंबर्स होंगे, स्टार्टिंग जिन्होंने कंपनी बनाई होगी पब्लिक कंपनी में, ये कम से कम होने वाले हैं 7, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2। जैसी कंपनी बनेगी इनका नाम मेंबरशिप रजिस्टर में आ जाएगा एंड दे आर मेंबर्स ऑफ कंपनी। सिंपल हो गया। नाउ एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर, ठीक है, जो बंदा रिटर्न में एग्री कर रहा है मेंबर बनने के लिए, तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में आया है। तो आज अगर मैं एप्लीकेशन दे करके शेयर परचेस करूंगा कंपनी के, तो सब चीजें रिटर्न में होनी है। अगर अलॉट हो गए तो नाउ आई एम ए मेंबर ऑफ कंपनी। उसके अलावा बच्चों अगर किसी ने डीमेट अकाउंट में शेयर ले रखे हैं, तो जिसके रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास मेंटेन है, आप जानते हो एनएसडीएल सीडीएसएल, तो जिसका नाम डिपॉजिटरी के लिस्ट में आ गया एज अ शेयर होल्डर, वो भी कंपनी का मेंबर माना जाएगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, इसमें इक्विटी प्रेफरेंस हम दोनों को शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब आज की डेट पे अगर हमको कंपनी का मेंबर बनना है बच्चों, तो हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं। या तो स्टार्टिंग लेवल पे आप बनिए सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप एप्लीकेशन, या मैं सीधा एक बात कर लेता हूं, शेयर्स परचेज करके, है ना। दूसरा नंबर आप कंपनी के शेयर्स परचेज करके बन सकते हो। अब वो शेयर्स चाहे तो अलॉटमेंट वाले मेथड से आपको मिल रहे हैं, चाहे बच्चे लोगों को ट्रांसफर ट्रांसमिशन के तरीके से मिल रहे हैं, तो भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। और अगर आपने डीमेट अकाउंट में शेयर ले रखे हैं बराबर से, तो डिपॉजिटरी की लिस्ट में जो आपका नाम रहेगा बच्चे लोगों, उसके थ्रू कोई भी पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मेंबर बनने का हमारा सिंपल तरीका, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को अपने को शामिल करना है। ठीक है, बराबर सिंपल डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट इज हु इज प्रमोटर ऑफ कंपनी। तो प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जिसका नाम कंपनी लिख रही है, आइदर प्रोस्पेक्टस में शो कर रही है या एनुअल रिटर्न में शो कर रही है। अब पब्लिक कंपनीज अगर आईपीओ लाएंगी तो सेक्शन 26 में प्रोस्पेक्टस जाएगा, उसके कंटेंट में होता है नेम ऑफ प्रमोटर्स, तो वहां जिसका नाम लिखा है। या हर कंपनी अपनी एजीएम से 60 डेज में एनुअल रिटर्न फाइल करती है आरओसी को, उसमें भी एक कॉलम रहता है नेम ऑफ प्रमोटर। तो जिस बंदे का नाम वहां पे ऐसे प्रमोटर लिखा है वो माना जाएगा कंपनी का प्रमोटर ना। वहां से नाम किसका आएगा, तो सेकंड पॉइंट कहता है ऐसा पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है।
डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है बच्चे लोगों एज अ डायरेक्टर, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है एज अ शेयर होल्डर। भाई डायरेक्टली तो डायरेक्टर्स ही होते हैं जो मेन काम को संभालते हैं, या एज अ शेयर होल्डर वो कंपनी को कंट्रोल करता है, कंपनी के अफेयर्स पे डिसीजन मेकिंग में जिसका बड़ा रोल हो सकता है वो बंदा चाहेगा कंपनी के प्रमोटर की तरफ से, या फिर ऐसा कोई बंदा जिसकी एडवाइस डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, मींस हैबिचुअल टू एक्ट, जिसकी एडवाइस, जिसके डायरेक्शन, जिसके इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हैबिट पड़ चुका है यार, इसके हिसाब से हमको काम करना है, वो बंदा भी कहलाएगा कंपनी का प्रमोटर। लेकिन 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 इसका एक्सेप्शन है, कोई भी ऐसा बंदा जो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, अगर मैं एक सॉलिसिटर हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, अगर मैं एक लीगल एडवाइजर हूं और मैं किसी कंपनी को एडवाइस करता हूं उनके बीओडीज को, और वो मेरे डायरेक्शन को मानते हैं, मेरी सलाह को मानते हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता आई एम अ प्रमोटर ऑफ कंपनी। भाई कैसे बोल सकता हूं मैं, बराबर, बिकॉज आई एम वर्किंग ओनली इन माई प्रोफेशनल कैपेसिटी अगेंस्ट रेम्यूनरेशन। तो जो भी ऐसा बंदा हो गया, बैंकर हो गया, चार्टेड हो गया, इन लोगों को प्रमोटर नहीं मानेंगे, तो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं बच्चों, फीस ले रहे हैं उसके बदले, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक बढ़िया डेफिनेशन है प्रमोटर का, ध्यान रखेंगे। एक बहुत प्यारा डेफिनेशन आता है जो बहुत जगह पे काम आता है बच्चे लोगों, इट्स कॉल्ड रिलेटिव। रिलेटेड पार्टी भी आएगा लेकिन आगे जाकर के आएगा, विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस। अब हमने कहा सर यार रिलेटिव किसको बोले, तो एंटायर कंपनीज एक्ट में रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा तो कौन कौन लोग आएंगे, सबसे पहले नंबर पे मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सारे मेंबर, स्पाउस कवर है इसमें, हस्बैंड एंड वाइफ। उसके अलावा लॉ ने 8 रिलेशन सेट किए बच्चे लोगों, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर है, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर है, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन है, सन्स की वाइफ है, ठीक है। अब डॉटर है लेकिन बच्चों स्टेप डॉटर को यहां फादर के रेफरेंस से रिलेटिव की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया। मतलब एक अजीब पॉइंट है, एक लड़की के लिए उसके स्टेप फादर उसके रिलेटिव की डेफिनेशन में आ रहे हैं, ये देखो, लेकिन फादर के लिए उनकी जो स्टेप डॉटर है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा आप लोग पॉइंट ध्यान रखोगे। उसके अलावा तो भाई डॉटर के हस्बैंड हो गए, बराबर, और ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, ये सारे रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर रहेंगे बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। सिंपल सा हमारा पॉइंट है, यहां करके खत्म हो गया, बराबर, बहुत क्लियर है। तो बेस सेक्शंस मैंने यहां पे लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सेक्शन 2 में अभी हमारे पास में और बहुत कुछ है, जैसे अगला कंसेप्ट हमारे पास में आ गया भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का। अब लाइब्रेरी के बेस पे हमारे पास में लिमिटेड लाइब्रेरी में 2 कंपनीज है बच्चों, गारंटी और शेयर। सबको पता है यार ये वाली कंपनीज, तो इट इज ए कंपनी जहां पे मेंबर्स का लाइब्रेरी लिमिटेड है अप टू द गारंटी अमाउंट, है ना, जो उनको देना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मींस इन दिस टाइप ऑफ कंपनी मेंबर्स लाइब्रेरी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन, है ना। मैं एक कंपनी का मेंबर बनता हूं, मैंने 5 लाख का गारंटी दे रखा है, तो भाई मेरा लाइब्रेरी वहीं तक रहेगा, और मुझे ये पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं देना है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप देना है, अगर कंपनी को वो भी रिक्वायर्ड हुई तो। अगर कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर मुझे ये देने की जरूरत भी नहीं है बच्चे लोगों, ये सिंपल ध्यान रखना, ठीक है, बराबर, बहुत सिंपल है, ये तो कंसेप्ट ही अच्छा है। नाउ हमारे पास में एक और टाइप की कंपनीज हो गई जिसको हम कहते हैं, जो सबसे पॉपुलर ज्यादा है, लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें मेंबर का लाइब्रेरी लिमिटेड कहां तक रहेगा भाई, बाय इट्स एमओए। अच्छा सीधा सीधा सा है, मेमोरेंडम में होता है लाइब्रेरी इसलिए लिखा है, तो जहां मेंबर्स का लाइब्रेरी लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, जितना शेयर्स पे पैसा बाकी है, 10 रुपीज का अगर शेयर है, 6 मैंने ऑलरेडी पे कर दिया, तो ₹4 माई रिमेनिंग लाइब्रेरी, एंड दिस अमाउंट कंपनी कैन कॉल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, व्हेन रिक्वायर्ड कंपनी ये पैसा मंगवा सकती है बच्चों, वो हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बराबर से। चलिए जी, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 के हिसाब से बच्चे लोगों सुपर फास्ट रिवीजन इस वक्त में चल रहा है, सारे सेक्शंस को हम सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करिएगा। तो अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सीधा सा हो गया बच्चों। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है भाई, जिसकी कैपिटल का एटलीस्ट 51% पार्ट ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट ने, या फिर पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों शेयर इसमें इंक्लूड रहेंगे बच्चे लोगों।
और बढ़िया चीज है, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए थे बच्चों, उसको जाकर के देखिएगा। जो स्प्रिंट रिवीजन सीरीज में मैंने एक लिया था, ये सवाल करेंगे कमाल, और पिछले शनिवार अपन ने किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें जाकर के देखिएगा। मैंने इस पर एक मिक्स क्वेश्चन ले रखा है, जहां होल्डिंग सब्सिडरी भी है और साथ में गवर्नमेंट कंपनीज भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए शेयर्स का एटलीस्ट 51% पार्ट गवर्नमेंट हेल्ड करेगी, चाहे वो कोई भी हो, सेंट्रल स्टेट कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट होगी। बाई चांस अगर कंपनी ने डीवीआर इश्यू कर रखे हैं बच्चे लोगों, तो पेड अप शेयर कैपिटल की जगह फिर अपने को टोटल वोटिंग पावर लेना है। जो डिफरेंस अपने को पता है अच्छी तरह से, ये अपने को बच्चों मेनली ध्यान में रखना है। इट इज अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। अच्छा सुन लो, अगर इन पर क्वेश्चंस करना चाह रहे हो तो मैंने क्वेश्चंस का अलग ऑलरेडी पूरा पूरा 2 सेट बना के रखे हुए हैं बराबर। वहां पे मैंने आप लोगों को ये सवाल करेंगे कमाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से 2 शानदार वाले लेक्चर जो है वो ले रखे हैं। स्प्रिंट रिवीजन में जाके देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैंने पूरे सॉल्व करवा रखे हैं, ठीक है। 1% कंपनी क्या है भाई? 1% कंपनी है अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। ऐसी कंपनी जिसमें खाली एक ही पर्सन है एज अ मेंबर, नाम से पता है बच्चों 1% कंपनी है, ठीक है। फीचर बहुत सिंपल इसके, इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, पता ही अपने को। मिनिमम एक डायरेक्टर इसके अंदर होगा, मिनिमम एक होगा, यानी हम इसको एक मेंबर और एक डायरेक्टर के साथ में भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी में 2 और 2 चाहिए, 2 मेंबर 2 डायरेक्टर, लेकिन यहां पे एक मेंबर एक डायरेक्टर से काम हो जाएगा। ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी वो लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी अनलिमिटेड कैसे भी हो सकती है, दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट है वो पॉइंट नंबर डी क्या कहता है बच्चों, ये समझो। इसमें इन्होंने लिखा only a natural person who is an Indian citizen and resident in India or otherwise, ठीक है। मतलब नेचुरल पर्सन होना चाहिए आपकी और मेरी तरह, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मोस्टली मैं मानता हूं, मैं तो हुई हूं, आप लोग भी जो भी देख रहे होंगे वो होने ही इंडियन सिटीजन। तो ये 2 क्वालिटी कंपलसरी है। अब रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज का मतलब चाहे हो नहीं हो, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस कंडीशन का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, ऐसा बंदा 1% कंपनी ओपन कर सकता है। सर रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में रहा हो, स्टे किया उसने, कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं, उसको अपन बोलते हैं रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब ओबीसी की खासियत होती है बच्चों, आप सब जानते हो, ओबीसी में अपने को एक बंदे को नॉमिनी बनाना पड़ेगा जो डेथ के केस में कंपनी को संभालेगा, है ना। तो ये नॉमिनी के अंदर भी सेम क्वालिटी हमने बोली हुई है। जब नॉमिनी अपॉइंट करोगे तो वही पर्सन जो नेचुरल पर्सन हो और जो साथ में इंडियन सिटीजन हो, वही नॉमिनी बन सकता है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल बात हो गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चे लोगों, ओनली अ नेचुरल, अच्छा अ नेचुरल पर्सन shall not be member of more than one OPC at any point of time। अच्छा, डिटेल रिवीजन करना हो तो लॉजिकल रिवीजन सीरीज जाकर के देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल रिवीजन ले रखा है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन, है ना, सुपर फास्ट, फास्ट ट्रैक भी नहीं, दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन बच्चों। तो नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेड पर्सन शेल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। एक बंदा एक टाइम पे, ये रहा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था ओपीसी 1 ओपीसी 2। अब इसमें मेंबर पे अगर मिस्टर ए आ गया और नॉमिनी पे मिस्टर बी आ गया बच्चों, तो मिस्टर ए अब यहां ओपीसी 2 के मेंबर नहीं बन सकते हैं। एक जना एक का मेंबर बन सकता है, एक का नॉमिनी। ऐसा कर सकते हो, मेंबर बी को बना लो, नॉमिनी ए को बना लो, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी एक तरह से। ए एक कंपनी का मेंबर है, एक का नॉमिनी है, बी भी एक का मेंबर, एक का नॉमिनी। अब ये किसी तीसरी कंपनी में एज अ मेंबर या एज अ नॉमिनी नहीं आएंगे बच्चों, ये अपने को ध्यान रखना है बराबर। अच्छा, फिर क्या बोला? बाई चांस वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी, सच पर्सन शैल चूज मेंबरशिप। अब ऐसी सिचुएशन में 1 मिनट के लिए मानते हैं कि अगर ए की डेथ हो गई तो बी उसकी जगह पे आ जाएगा मेंबर। अब बी अगर मेंबर आता है तो वो तो 2 कंपनीज का मेंबर बन जाएगा बच्चों, जो पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ने कहा अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आपके पास में 180 डेज का टाइमिंग है ना। उसमें आप चूज कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में आपको कंटिन्यू करना है, कंपनीज मर्ज करनी है, क्या करना है, आप चूज कर सकते हो। आपके पास एक पूरा ऑप्शन है, ये अपने को बच्चे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सर अगर ये मर गया तो फिर तो यार नॉमिनी भी चेंज होगा। हाँ जी बिल्कुल, नॉमिनी चेंज हो सकता है, नॉमिनी चेंज करना अलाउड है, सेक्शन 3 में अपन पढ़ने वाले हैं बराबर से। बिल्कुल नॉमिनी जो है वो चेंज हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। उसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आप नॉमिनी चेंज करेंगे। नॉमिनी की डेथ अगर पहले हो गई तो बट ऑब्वियस है नॉमिनी दूसरा आएगा, है ना।
कोई भी पर्सन बच्चों नो माइनर कहीं पर भी ना मेंबर बनेगा ना नॉमिनी बनेगा, नहीं कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेने वाला है। 1% कंपनी में माइनर ना तो मेंबर पे आएगा ना नॉमिनी पे आने वाला है, बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन नॉमिनी पे अपने माइनर चाइल्ड को रखना चाह रहा है क्योंकि उसका ब्लड रिलेशन उसके साथ में, तो परमिसिबल नहीं है ना, माइनर अलाउड नहीं है। ऐसी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में बच्चों न तो बनेगी ना कन्वर्ट होगी, जो हमारी सेक्शन 8 कंपनियां होती है, तो ऐसी कंपनी ना उसमें बनेगी ना उसमें कन्वर्ट होंगी, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। सच कंपनीज ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का काम भी नहीं करेंगी बच्चे लोगों। यानी एक तरह से ओपीसी जो है वो फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो होता है, एज वेल एज किसी अदर बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करने का काम भी ओपीसी नहीं करेगी बच्चों। कि किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये काम भी इनके लिए परमिसिबल नहीं रहेगा, ये आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना है। दिस इज योर ओपीसी सेक्शन, बराबर। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। सर इसका क्या सीन है, आ जाओ देखते हैं। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 बोलता है बच्चों, कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं, जब भी लॉ बोलेगा तब लिख देंगे। प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो रेस्ट्रिक्शन लगाती है अपने मेंबर्स के शेयर ट्रांसफर पर, शेयर का ट्रांसफर करने पे रेस्ट्रिक्शन लगाया बच्चे लोगों, बराबर। यानी इसके मेंबर शेयर ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई आप ओनली एग्जिस्टिंग वालों को ही करोगे, ऐसा कुछ। ये कंपनियां लिमिट सेट करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, एक्सेप्ट 1% कंपनी, उसमें तो अपने को पता है मिनिमम मैक्सिमम एक ही होता है ना। तो ये वो कंपनियां है जिसमें मेंबर्स का नंबर मैक्स 200 रहेगा, लेकिन 200 की लिस्ट में बच्चों ऐसे मेंबर, जो ऐसे पर्सन, ऐसे कंपनी के मेंबर हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी के एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है, उनको 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं करना है। उसके अलावा एक्स एम्प्लॉयज बच्चों, यानी जो पहले एम्प्लॉय थे और थे जब उनको हमने शेयर अलॉट किए थे बच्चे लोगों, उनको भी इंक्लूड 200 की लिस्ट में नहीं करना है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पर मैंने जो स्प्रिंट रिवीजन में ये सवाल करेंगे कमाल, उसका लिंक यहां आपको मिल जाएगा, उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें आपको इस पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन प्राइवेट कंपनी में पूरा करवा रखा है, उसको जाके देखिएगा, बराबर। ठीक है, हम यहां पे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन, बराबर। तो आपको क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो मैंने बकायदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पूरा 2 लेक्चर मैंने ले रखे हैं, स्प्रिंट रिवीजन सीरीज में जाइएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल मिल जाएंगे, जहां पे प्राइवेट कंपनी में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जहां यही वाला क्वेश्चन मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कि भाई अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो प्राइवेट कंपनी है तो मैक्स मेंबर 200 होंगे, लेकिन इसकी लिमिट में जो हमारे ऐसे मेंबर, जो ऐसे एम्प्लॉइज जो शेयर होल्डर भी है, उनको इंक्लूड नहीं करना है, या एक्स एम्प्लॉइज मतलब जो रिटायर हो गए लेकिन जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब हमने उनको शेयर्स दिए थे बच्चों, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर, सिंपल है। देन अब ये इसमें ज्वाइंट शेयर होल्डर्स अगर है बच्चों तो उनको सिंगल मानना है ना। जैसे 10 कपल हैं जिन्होंने शेयर्स लिए हैं कंपनी के, ठीक है, तो आप उनको 20 नहीं मानोगे बच्चों, 10 ही मानने वाले हो, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नाउ प्रोहिबिशन है, बिल्कुल मना है, कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं करेगी सिक्योरिटीज का, अपने को अच्छी तरह से पता है, पब्लिक इश्यू इनके लिए अलाउड ही नहीं है, ये कंपनियां बच्चों होती है प्राइवेट कंपनीज। नाउ सर हु इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी? भाई सिंपल बात होगी, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब जिसके शेयर ट्रांसफर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसके मैक्सिमम नंबर पर 200 की कोई लिमिट नहीं है, जिसकी सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू लाने पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, वो कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी होने वाली है। मिनिमम पेड अप कैपिटल इसकी भी सेट नहीं है, एज भी प्रेस्क्राइब है। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है बच्चे लोगों, सपोज करो कि ये कंपनी हमारी है ए लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी है बच्चों बी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो लॉ कहता है पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो है, मान लो ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, तो पब्लिक की सब्सिडरी को हम मानते हैं डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। मींस उसको प्राइवेट कंपनी को जो एग्जम्पशंस मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट से, टैक्सेस वगैरह में, दूसरे वो सब फिर इसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, वाइस वर्सा नहीं होगा कि प्राइवेट की सब्सिडरी भी प्राइवेट होती है ना, सिर्फ रूल है पब्लिक की सब्सिडरी कंपनी पब्लिक मानी जाएगी बच्चों, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत फर्स्ट क्लास पॉइंट हो गया। नाउ एक बहुत शानदार पॉइंट आप लोगों के लिए और आता है बच्चे लोगों, स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं भाई साहब, बहुत तगड़ा पॉइंट पूछा जाता है। तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, बच्चों समझना है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी स्मॉल कंपनी ऑलवेज 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 होने वाली है एक प्राइवेट कंपनी, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है।
ऐसी कंपनी जिसका मैक्सिमम शेयर कैपिटल समझ लीजिए बच्चों डजंट एक्सीड 4 करोड़, यानी 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 4 करोड़ हमको चलेगा, ठीक है। और जिसका टर्नओवर जो है, बट ऑब्वियसली प्रीवियस फाइनेंशियल में देखा जाएगा, डजंट एक्सीड 40 करोड़, 40 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए बच्चों। पुरानी लिमिट 2 करोड़ और 20 करोड़ की थी, जो कब की चेंज हुई है, और दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगा हुआ है ना। तो कल को आपको क्वेश्चन में बोल दे कि यार कैपिटल तो 2 करोड़ की है लेकिन टर्नओवर 50 करोड़ का है, नहीं चलेगा, स्मॉल कंपनी नहीं होगी बच्चों। ये कैपिटल 5 करोड़ की है, टर्नओवर 30 करोड़ का, ये तो भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने कैपिटल को क्रॉस कर लिया। बोथ कंडीशंस हैव टू सेटिस्फाई। उसके अलावा ऐसी स्मॉल कंपनियां न किसी की होल्डिंग होंगी न किसी की सब्सिडी होंगी बच्चों, ये भी ओपीसी की तरह सेक्शन 8 में नहीं आएंगी, एज वेल एज इनके लिए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होगा जैसे एलआईसी वगैरह के लिए होता है। ये स्मॉल कंपनीज में बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो बढ़िया पॉइंट एग्जाम के हिसाब से शानदार है। मैंने जो आपको स्प्रिंट रिवीजन में क्वेश्चन कराए थे, तो क्वेश्चन पहला ही चालू होते ही स्मॉल कंपनी का ही क्वेश्चन है बच्चों, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ करके जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। भाई साहब, होल्डिंग कंपनी मींस वो कंपनी जिसकी कुछ सब्सिडरी होती है, सिंपल है, बराबर। कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट्स भी आ रहे हैं। अब मेन कंसेप्ट है सर, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? तो सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, अब सब्सिडरी कंपनी वो है जिसमें होल्डिंग कंपनी का आइदर बच्चे लोगों कंट्रोल है ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल हो गया बच्चों, ऐसी कोई भी कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर रखे। अच्छा, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं तो कम से कम मेजोरिटी पे तो रखे। ये देखो, द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी if that other company has power to appoint or remove all or majority of the director। तो अगर किसी कंपनी में बच्चों 10 डायरेक्टर्स हैं और किसी अदर कंपनी के पास इसमें से मेजोरिटी हो गया 6 और मोर डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर आ गया, जो किसी एग्रीमेंट के थ्रू आ सकता है, जैसे लोन वोन प्रोवाइड किया, फाइनेंस प्रोवाइड किया, और आपने उस कंपनी को पावर दे दिया कि आप हमारे कंपनी के मोर देन 50% डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करोगे जब तक हम लोन रीपे नहीं करें, आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहां पे होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा, है ना। तो बच्चों एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड चेक करो भाई, जो सबसे कॉमन मेथड है, सबसे पॉपुलर मेथड है बच्चे लोगों, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब टोटल वोटिंग पावर नॉर्मली अपन देते हैं 1 शेयर 1 वोट होता है, तो पेड अप कैपिटल के हिसाब से अपन कर सकते हैं जब तक डीवीआर नहीं हो, ठीक है। तो 50, अब बच्चों थोड़ा सा यहां देखना, अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी की, तो वहां लिखा हुआ है एटलीस्ट 51% बाय गवर्नमेंट, है ना, आपको पता है। जबकि अगर मैं होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चे लोगों मोर देन 50%। दोनों में फर्क होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने 50.5% लिया बच्चों, अगर किसी कंपनी का 50.5% गवर्नमेंट ने लिया, 50.5%, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी नहीं। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50.5% शेयर्स ले ले तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन जरूर बन जाएगा। तो वहां 51 और मोर है, एटलीस्ट 51% है, यहां मोर देन 50 है बच्चे लोगों। ये थोड़ा सा अपने को यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत शानदार सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है बच्चे लोगों, क्लियर हो गया? बराबर बात समझ में आया आप लोगों को? एकदम फर्स्ट क्लास वाला हमारा पॉइंट है, ध्यान में रखोगे आप लोग। चलिए जी, देन उसके अलावा बच्चों ठीक है, 2 लेयर्स वाला तो अब ये जो शेयर पे आप कंट्रोल कर रहे हो, मोर देन 50% शेयर आप परचेस कर रहे हो, ये कंपनी खुद भी ले सकती है, ठीक है, अपनी सब्सिडरी के थ्रू मिल के भी ले सकती है, या उसकी ओनली सब्सिडरी ले तो भी चलेगा, क्योंकि सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी डीम टू बी अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो सपोज करो बच्चों, एक कंपनी है, सपोज करिए, जिसका नाम है एस लिमिटेड, ठीक है। अगर 10 लाख के उसके पास शेयर से बच्चों 10 लाख शेयर से मान लो, इक्विटी शेयर हमारे 10 लाख के हैं, ठीक है, वोटिंग पावर होता है इन पे। तो इसका मतलब अगर किसी और कंपनी ने मोर देन 5 लाख शेयर परचेस कर लिए बच्चों, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। अब भले ही वो 5 लाख 500 ही क्यों नहीं हो, जबकि 51 से करोगे तो यार क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी का देखना है तो 51 देखो, है ना। अब 10 लाख में से बच्चों अगर आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं कि एक कंपनी है एच लिमिटेड, है ना, उसने अकेले ने खरीद लिए इसमें से 6 लाख के शेयर, तो 60% हो गए बच्चों, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा, है ना। बहुत सीधा सा हो गया। सपोज करो आपको इन्फॉर्मेशन ये दिया कि इसने तो 4 लाख ही खरीदे हैं, लेकिन बच्चों इसकी एक पहले से सब्सिडरी कंपनी और बनी हुई है, ए लिमिटेड, है ना, उसने 2 लाख के मान लो खरीद लिए हैं, तो दोनों का मिलाकर के 60% हो गया। तो या तो होल्डिंग कंपनी खुद खरीदे या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर के खरीदे, या तीसरी सिचुएशन बच्चों, ये तो एक भी शेयर नहीं ले और अकेली इसकी सब्सिडरी ही 6 लाख ले ले, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडी, ऐसा दे रखा है आपको क्वेश्चन, मान लो,
ठीक है। तो सब्सिडरी ने 6 लाख खरीद लिए, तो बच्चे लोगों ए लिमिटेड के सॉरी यहाँ पे एस लिमिटेड है उसके शेयर खरीदे गए हैं। तो समझो ये कंपनी है एस लिमिटेड बच्चों, इसके 60% शेयर ए ने खरीदे, तो ए लिमिटेड इसकी होल्डिंग हो गई है, और ए लिमिटेड की होल्डिंग एक और है अपनी एच लिमिटेड। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी बच्चों होल्डिंग के लिए भी सब्सिडरी मानी जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एच लिमिटेड हैव 2 सब्सिडरीज, ए लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ऐसे अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो ये आपका होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट है भाई। बढ़िया तरीके से फिर से बोल रहा हूं, स्प्रिंट रिवीजन में जाकर के क्वेश्चंस देखिएगा, उससे मैंने सब कुछ कवर आपको करवा रखा है। डिटेल रिवीजन देखना हो तो लॉजिकल रिवीजन सीरीज मैंने ले रखी है, 50 मेरे ख्याल से 55-56 लेक्चर आपको उसमें मिलेंगे, जिसमें आपको स्टडी मैट के भी सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस पूरा डिटेल रिवीजन भी आप लोगों को वहां से मिलने वाला है। चलिए जी, नेक्स्ट चीज बच्चे लोगों, एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, लेकिन सब्सिडरी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और ज्वाइंट वेंचर कंपनी इसमें कवर है। सर तो फिर क्या मतलब होता है इसका? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है बच्चे लोगों एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो जैसे मैंने कहा था, उस कंपनी के पास में 10 लाख शेयर है, अगर किसी ने 10 लाख का 20% हो गया, यानी कि 2 लाख या उससे ज्यादा शेयर भी ले लिए बच्चे लोगों बराबर से, तो सिंपल है, सब यहां पे रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा? एसोसिएट कंपनी का। तो 10 लाख में से 2 लाख आपने ले लिए, तो ये जो कंपनी है जिसके शेयर आपने परचेज किए हैं, वो कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, 20% से मैक्स कितना हो सकता है? 50%, क्योंकि 50 से ऊपर होते ही होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा बच्चों, तो अलग ही हो जाएगा कंसेप्ट, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर कंपनी वो होती है एक ऐसी कंपनी बच्चों, सपोज करो हमने एक कंपनी बनाई, ठीक है, और ये कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। अब इसकी ज्वाइंट एसेट में 50% ले रखा है बी लिमिटेड ने, और 50% सी लिमिटेड ने ले रखा है, 50-50%। तो होल्डिंग सब्सिडी तो है नहीं, लेकिन 20 से 50 के बीच में इनके पास में है, तो हम बोलेंगे ए लिमिटेड इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्योंकि ए लिमिटेड की एसेट को 2 कंपनियां मिलकर के ज्वाइंटली हेल्ड कर रही हैं, ज्वाइंट कंट्रोल कर रही है बच्चों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। ठीक है, आसान है। नाउ नेक्स्ट पे आया भाई, अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं भाई? तो हमने कहा अनलिमिटेड कंपनी समझिएगा बच्चों, अ कंपनी नॉट हैव एनी लिमिट, जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। सिंपल सी हमारी बात है। ठीक है, इसमें कंपनी जब तक चलेगी तब तक तो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर वाउंड अप हुआ और रिक्वायरमेंट हुआ बच्चों, तो लायबिलिटी फिर अनलिमिटेड हो जाएगी, क्रेडिटर्स का जितना अमाउंट होगा वहां तक। नाउ सेक्शन 8 कंपनी आ गई भाई। फॉर इनकॉर्पोरेशन लाइसेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द आरओसी। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी ओपन करना है, तो पहले सीजी का था, पावर आरओसी के पास आ गया, यहां लेना पड़ेगा लाइसेंस। अब लाइसेंस लेने के लिए कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हुआ रहेगा? किसी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए, प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, कोई भी एक या एक से ज्यादा, सारे एक साथ नहीं बोल रहा हूं मैं, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेगी, प्रोहिबिट करती है। एनपीओ है ना भाई, तो क्यों करेगी? तो जो भी प्रॉफिट कमाएगी, इंटेंड टू अप्लाई प्रॉफिट और अदर इनकम टू द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, वापस से उसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको पैसा खर्च करना है, बट नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द मेंबर। ये हमारे सेक्शन 8 कंपनी का कंसेप्ट होता है। ठीक है, फीचर्स क्या है भाई इसके? कंपनी बच्चों अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को आरओसी की परमिशन के बिना ऑल्टर नहीं करेगी। इनको वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, जो ऑब्लिगेशन मिलेंगे, जो एक नॉर्मल कंपनी के होते हैं वैसे तो। अच्छा, एक बड़ा बेनिफिट ये, एक एग्जम्पशन इनको दे दिया कि इनको कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है, ताकि बाकियों से थोड़ा अलग शो हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पे हो गया इन्फोसिस फाउंडेशन है बच्चों, रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है, टाटा फाउंडेशन है, ये सारी सेक्शन 8 कंपनीज है, पर नेम के साथ में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, ये कंपनियां भी अदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती हैं बाय पासिंग एसआर, अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल है। ठीक है, नाउ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का क्या सीन है भाई? तो हमने कहा कि अगर कंपनी ने इन कंडीशंस को कहीं पर भी ब्रेक किया बच्चों, जो ऊपर दे रखी हैं, तो रिवोकेशन हो सकता है। बराबर से रीजनल डायरेक्टर के पास पे पावर है एट प्रेजेंट में कि वो रिवोकेशन कर देगा, लेकिन कंपनी को हियरिंग का चांस देने के बाद। सबसे ज्यादा कंडीशन जो टूटेगी बच्चों, ये हो सकती है कि आपने डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स लोगों को कर दिया है। दूसरा बड़ा पार्ट इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है आपने
मेमोरेंडम में चेंज कर दिया और बिना आरओसी की परमिशन के तो भी रिवोकेशन किया जा सकता है लाइसेंस का, लेकिन आफ्टर गिविंग चांस ऑफ हियरिंग। अब अगर लगा कि हाँ भाई रिवोकेशन करना है तो रजिस्ट्रार को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रार को बोला जाएगा कंपनी के नाम के साथ में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, एग्जम्पशन खत्म। सेकंड नंबर, सीजी मेन पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर दैट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह बच्चों पावर आरडी के है, तो आरडी ऑर्डर कर सकता है इस कंपनी को अमालगमेट किया जाए विद अदर कंपनी, लेकिन अदर कंपनी भी हर कोई नहीं, सेक्शन 8 वाली कंपनी वो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली। सर ऐसी कोई कंपनी हो ही नहीं तो अगला ऑप्शन है ना वाउंड अप भी कर दिया जाए। तो या तो अमालगमेशन रहेगा विद सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसी कंपनी का कर दिया जाएगा बच्चों को वाउंड अप की खत्म ही करो भाई, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी के प्रोविजन है बच्चों, वो आप लोग देखने वाले हो और एग्जाम टाइम में याद करके जाना, पेनल्टी प्रोविजन कुछ कुछ के बढ़िया है। तो ये पूरा कंसेप्ट है हमारा सेक्शन 8 कंपनी का, जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से बच्चों, वो सिंपल बात हो गई। चलिए जी, इन सब के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए और हम आगे, सर ये तो हुआ कंपनी ओमनी के टाइप्स अपन ने पढ़ लिए। नाउ व्हाट अबाउट, अब सेक्शन 3 से लगा करके 22 तक का पोर्शन अपने को पढ़ना है ना अभी तो आइए हमारे पास में अगला जो कंसेप्ट आ रहा है बच्चों वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में सेक्शन नंबर 3। बहुत सिंपल सेक्शन बात करता है, एकदम इजीली आप लोग कैच कर सकते हैं इसको। हमने कहा सेक्शन 3 तो है भाई, कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन टू बी फॉर्म एज ए पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन अगर आपको प्राइवेट कंपनी ओपन करना है, और 1 पर्सन होगा अगर आप 1 पर्सन कंपनी ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये कंपनियां आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स होंगी या लिमिटेड बाय गारंटी होंगी या अनलिमिटेड होंगी। सिंपल सेक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 कुछ है ही नहीं, सिंपल है, ठीक है। बढ़िया सेक्शन में से एक आता है सेक्शन नंबर 3 है, बहुत बार डिस्कस किया हुआ मैंने आप लोगों से, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर। किसी भी टाइम पे अगर कंपनी का मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में 7 या प्राइवेट कंपनी में 2 से बच्चों लेस हो जाता है, तो दे हैव 6 months एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months व्हाइल द नंबर ऑफ मेंबर्स सो रिड्यूस्ड। मतलब कंपनी के पास में 6 महीने हैं, आपको मेंबरशिप नंबर बढ़ा लेना चाहिए, है ना। तो सिंपली जैसे मैंने हर बार आपको एग्जांपल दिया कि सपोज करो बच्चे लोगों, अगर ऐसा हुआ कि 1 जनवरी 24 को मेंबर का नंबर रिड्यूस हो गया, चलो 25 ले लेते हैं। इस दिन मेंबर जो 7 मेंबर्स थे और कोर्ट के ऑर्डर से इन्हीं 7 में से एक ने अपने शेयर किसी दूसरे मेंबर, अपने ही बचे हुए 6 में से किसी को बेचे, तो वो तो शेयर लेस हो गया, खत्म हो गया, तो 6 शेयर होल्डर ही बच गए। तो बच्चों इनके पास में 6 महीने का टाइम होता है, जैसे यहां हो गया 30 जून 25, 6 महीने में आपको मेंबरशिप नंबर बढ़ा लेना चाहिए। अगर मेंबरशिप नंबर नहीं बढ़ाया और 6 महीने बाद भी आपने बिजनेस कंटिन्यू रखा, तो आफ्टर 6 months जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होंगी, और अगर कंपनी है नो फंड्स टू पे, कंपनी इनकेपेबल है, तो जो भी मेंबर्स होंगे बच्चे लोगों वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे पे करने के लिए। रिमेनिंग जो 6 जने बचे हुए हैं ना, उनमें भी जो कॉग्निजेंट होगा, जिसको इस बारे में पता है, वही लाइबल होगा। देखो क्या बोला है, तो एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग टाइम, जो उसका मेंबर है, दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर 6 months एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। कॉग्निजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको अवेयर है, जो इंडिया के बाहर है अवेयर ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा बंदा जो अवेयर है, shall be severally liable for the payment of the whole debt of the company contracted during that time and may be severally sued therefore। बच्चे लोगों पर्सनली उसकी लाइबिलिटी यहां पे बन जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है, फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट, समझ रहे हैं। तो जो भी 6 महीने बाद, अच्छा ड्यूरिंग 6 months अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई उसके लिए कंपनी विल बी लाइबल, है ना। अगर यहां इस बीच में कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है बच्चों तो कंपनी लाइबल है, इससे पहले के लिए भी कंपनी लाइबल है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months कोई भी लाइबिलिटी हुई तो कॉग्निजेंट मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल। ये हमारा सेक्शन नंबर 3 बोलता है, जो आप लोग जानते भी हो, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, सर सेक्शन नंबर 4, 5 किधर है? 4, 5, 6 हम पढ़ेंगे आगे जाके मेमोरेंडम वाले चैप्टर के साथ में। फिलहाल पढ़ते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का एक छोटा सा प्रोसेस है बच्चे लोगों, उसको पढ़ते हैं पहले फटाफट से। तो देखो सबसे पहले नेम अप्लाई करना पड़ेगा आपको। मैं बता दूं, अगर कंपनी न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है तो SPIC में हम अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के नेम के लिए सबसे पहले तो। और अगर कोई पुरानी कंपनी और नेम को चेंज कर रही है, रेक्टिफाई कर रही है, तो आपके लिए RUN है, रिजर्व योर यूनिक नेम, उसके थ्रू आप नेम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिंपल काम हो गया। अब नेम के लिए आपने अप्लाई किया और नेम अलॉट हो गया, तो नेम एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए तो 60 दिन अवेलेबल रहता है बच्चों, 60 days अवेलेबल है, उसमें आप पूरा प्रोसीजर पूरा कर दो। न्यू कंपनी के लिए अप्रूवल टाइमिंग है 20 days का। मींस
जैसे ही आपके पास नेम अप्रूव हुआ बच्चों, 20 दिन का टाइम मिलेगा इनको। 20 डेज में आपको कंपनी को रजिस्टर उस नाम से करवा लेना है, कंपल्सरी है। सर नहीं करवा पाए 20 में, तो बेटा 20 और मिल जाएंगे, 1000 रुपीज फीस देना पड़ेगा, और 20 मिल जाएंगे, 2000 फीस देना पड़ेगा, या पूरा 3000 एक साथ ही देंगे। 40 दिन का परमिशन ले लो, रोल स्टार्ट हो गए। उसके बाद फिर परमिशन नहीं है भी, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये एक प्रोसेस है अपना नेम का, ठीक है। अब बच्चे लोगों को एक बार नेम अप्रूव हो गया तो अपने को कई सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आया मेमोरेंडम और आर्टिकल भेजोगे आप साइन करके। आईएनसी 7 में हम जो भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है 7 और 2 पब्लिक प्राइवेट में, उनका सारा डिटेल, नेम, सरनेम, उनका एड्रेस प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ और ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, मेल आईडी, बिजनेस क्या कर रहे हैं, सब कुछ भेजेंगे, ठीक है। आईएनसी 8 में बच्चों प्रोफेशनल लोग, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, सीएस में डिक्लेरेशन करेंगे ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैव बीन कंप्लाइड, कि भी हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी कर दी है। ये सब जाएगा बच्चों आईएनसी 8 में। फिर एक आईएनसी 9 भी लगेगा। सर इसमें क्या होता है बेटा? इसमें सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमें कंपनी ओपन कर रहे हैं, और इससे पहले किसी और कंपनी के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, प्रमोशन में कोई ऑफेंस हमने नहीं किया है ना। वी आर नॉट कॉन्विक्टेड, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस, कि यार हम किसी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड नंबर, ये भी डिक्लेयर करेंगे कि लास्ट 5 ईयर में दे नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी और फ्रॉड और मिसकंडक्ट रिलेटेड टू एनी कंपनी। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ से रिलेटेड पिछले 5 साल में किसी तरह का कोई भी फ्रॉड या मिसकंडक्ट में हमको जेल वेल या गिल्टी प्रूफ जो है वो नहीं हुई है। ये अपने को बच्चों इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा सीधा सीधा सा पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा, जो भी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है, इट इज ट्रू एंड करेक्ट, आर बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज। जो हमने आपको बताया सर बिल्कुल सही सही बताया सर, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है सर। ये डिक्लेरेशन बच्चों इनको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आईएनसी 22 में बच्चों कंपनी के रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस चला जाएगा, और एक और फॉर्म जाएगा DIR 12। अच्छा, ये जो फॉर्म आ रहे हैं ना आईएनसी, तो इसका फुल फॉर्म हो गया इनकॉर्पोरेशन, ऐसा। DIR है तो डायरेक्टर, जिसमें कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3, उनकी सारी डिटेल, वही नेम, एड्रेस वगैरह, उनका रिटन कंसेंट, यस वी आर रेडी टू फॉर्म, वी आर रेडी टू वर्क एज एज ए डायरेक्टर, है ना। और अगर ये जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, इनका अदर फर्म्स या कंपनीज में इंटरेस्ट, मतलब अगर ये डायरेक्टर किसी और कंपनी के अंदर डायरेक्टर या मेंबर हैं, किसी फर्म के पार्टनर हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा बच्चों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को चले जाएंगे, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। सिंपल काम हो गया बराबर से। और साथ में इश्यू करेगा बच्चों, सर्टिफिकेट पे होगा सिन, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कंपनी का एंटिटी नंबर हो गया। सिंपल बात हो गई। अच्छा अब समझो, कंपनी ने जो भी कॉपीज भेजी रजिस्ट्रार को, और वहां से जो अपने पास अप्रूवल आया, वो कंपनी मेंटेन और प्रिजर्व करेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर। कब तक? जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, मतलब लाइफ लॉन्ग आपको वो चीजें अपने पास प्रिजर्व करनी है। आसान हो गया। अब बच्चों सुनो, कंपनी बनते वक्त इतने सारे लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया था, अगर इन्होंने झूठा इंफॉर्मेशन दिया, पनिशमेंट फॉर फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और एक पॉइंट और लगा देता हूं मैं, ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। बच्चे लोगों को सुनना, या तो झूठा इंफॉर्मेशन दिया, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया, तो जिस भी बंदे ने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा बच्चों, को पनिशेबल होगा अंडर 447। साथ में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी रुकेगा। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद पता लगी है कि भाई कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन हमसे सप्रेस किया, इन्होंने ओमिट किया, तो भी सेम है बच्चों। प्रमोटर, डायरेक्टर और जिन्होंने डिक्लेरेशन किया था, वो जो हमारे प्रोफेशनल लोग थे, दे आर रेस्पॉन्सिबल अंडर 447। तो फर्क क्या है? पहले वाले में भी पेनल्टी लग रही है, लेकिन ये पता लग गया हमको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले ही, है ना। और ये पता लगा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या झूठा इंफॉर्मेशन देके कंपनी बन गई है, तो पनिशमेंट तो दोनों में सेम ही मिलने वाला है, दोनों में 447 है। हाँ, सेकंड वाले में चूंकि कंपनी बन चुकी है, तो ट्रिब्यूनल के पास में कुछ पावर है कंपनी के अगेंस्ट में भी बच्चों। वो देखो यहां से कि ट्रिब्यूनल क्या करेगी। अब ट्रिब्यूनल को लगा यार रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके तुमने कंपनी बना तो ली है, तो कुछ ऐसा ऑर्डर पास करेगी फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। अभी जो पहला ऑर्डर है बच्चों, इसमें क्या क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, समझना, बहुत जबरदस्त पावर है। सबसे पहला, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है।
ऑल्टर कर सकती है बच्चों मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड मेंबर एंड क्रेडिटर। दो बड़े पावर इनके पास में है, ठीक है। अच्छा, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड ऑर्डर हो जाएगा। ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी का नाम डायरेक्टली रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव ही कर दिया जाए, मतलब कोई बाइंडिंग का प्रोसेस चलाने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा कंपनी का नाम रिमूव कर दो भाई, मेंबरशिप कंपनी का जो रजिस्टर बना हुआ है आरओसी के पास वहां से, या फिर कंपनी को ही ऑर्डर करेगी कि वाइंडिंग अप करो। जो हमेशा क्लास में मैं बोलता हूं कि यार कंपनी को बोलेंगे वाउंड अप करो, यानी कंपनी को बोलेंगे खुद को मार लो, और हम हटाएंगे मतलब हम एनकाउंटर कर देंगे, ऐसा कुछ। और भी कोई ऑर्डर ठीक लगे बच्चों तो दे सकता है, सिंपली अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपना सीधा सिस्टम था, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट आपको सेक्शन नंबर 9 में दे रखे हैं बच्चे लोगों। ये पूरा सेक्शन 7 था, 8 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई बच्चों, अब जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे उनको आप कंपनी का मेंबर बोलोगे। अब कंपनी अपने नाम से डीलिंग कर पाएगी, परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, अपने नेम से सूट फाइल करे, सूट फाइल हो, एसेट होल्ड करे, सब कुछ कर पाएगी आफ्टर सेक्शन 9। ये हो गया खत्म। अच्छा, सेक्शन 10 अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। एक छोटा अपन एक और पढ़ रहे हैं यहाँ पे 10A देख लो। 10A क्या है? सर 10A में है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। समझना, अगर किसी कंपनी को बोरिंग पावर्स यूज करने बच्चे लोगों बराबर, या बिजनेस करना है, समझ रहे हो, बिजनेस चालू कर रहा है, तो ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको। ये सर्टिफिकेट क्या बोलता है? ये सर्टिफिकेट फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइल करेगा। टाइमिंग देखो बच्चे लोगों, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है वहां से 180 दिन के अंदर, 180 डेज लगभग 6 मंथ हो गए, तो कंपनी के डायरेक्टर आरओसी को एक डिक्लेरेशन करेंगे जिसको वेरीफाई करेगा सीएस सीएमएन प्रैक्टिस। ये उसको डिक्लेरेशन को वेरीफाई करेगा बराबर से, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये डिक्लेरेशन जो है वो किस बारे में होगी कि एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर एग्री टू बी टेकन बाय देम। बहुत सिंपल है बच्चों। तो सवाल है कि भाई डिक्लेरेशन करेगा कौन? डायरेक्टर्स करेंगे भाई। किसको करेंगे? आरओसी को करेंगे। इसे कब करेंगे? इन कॉर्पोरेशन से 180 डेज में करेंगे। वेरीफाई कौन करेगा? सीएस सीएमएन प्रैक्टिस करेगा। डिक्लेरेशन है क्या? सपोज करो बच्चों, कंपनी के जो स्टार्टिंग सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है उसमें मेरा नाम लिखा है और मेरे नाम के आगे 1000 शेयर लिखे हुए एट द रेट ऑफ 1000 है, एट द रेट ऑफ 100 है। तो ऐसे में इनको ये डिक्लेयर करना है कि जो पैसे मैंने जो शेयर्स लिए हैं उस पर मैंने पेमेंट कर दिया है ना। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर एग्री टू बी टेकन बाय देम। भाई उस पर पैसा आ गया है। कई बार होता है ना यार, पैसा आया ही नहीं, खाली लिखवा के छोड़ दिया है, तो पैसा आ गया है, आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो सेक्टोरियल रेगुलेटर थे उनकी परमिशन उन्होंने ले ली है। जैसे अगर आप बैंकिंग कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं तो आरबीआई की परमिशन चाहिए, लिस्टेड कंपनी में सेबी का चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडीए का चाहिए, तो हम ये बोलेंगे सर उनका परमिशन ले लिया है। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भी हमने करवा लिया है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस बिल या टाइटल डीड या रेंट डीड देकर के हमने आरओसी को वेरीफाई करवा दिया है कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा यही है जो हमने एड्रेस आपको बताया है। ये डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स को करनी पड़ेगी बच्चे लोगों। आरओसी को बोलोगे 180 डेज में डिक्लेयर कर देंगे। नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी भाई, सिंपल है। एक और खतरनाक चीज हो जाएगी बच्चों, पेनल्टी तो हर हाल में लगेगी। उसके अलावा अगर इन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन 180 डेज में किए ही नहीं बच्चों, सुनना, किए ही नहीं, और बिजनेस भी चालू नहीं कर पाया, समझना, द रजिस्ट्रार बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस। तो सोचो, अगर आपने ये सेक्शन फॉलो कराए बिना बिजनेस चालू कर दिया तो हद से आप पे पेनल्टी लग जाएगी, फिर ले लो सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपने ना तो डिक्लेरेशन किया ना बिजनेस चालू किया, और आरओसी को लग रहा है कि भैया ये तो फर्जी कंपनी ओपन कर दी इन्होंने, काम तो कुछ कर ही नहीं रही है, ठीक है, तो 180 डेज में ना तो डिक्लेरेशन दिया ना आपने बिजनेस चालू कराया, तो इनिशिएट एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। वो ऑर्डर करेगा कि कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा ही दिया जाए। ऐसा ऑर्डर बच्चों कर सकता है रजिस्ट्रार। ये अपने को ध्यान में रखना है, नाम ही हटा दो यार इनका। सिंपल, जब कंपनी डिक्लेरेशन में नहीं किया, बिजनेस भी चालू नहीं किया, तो नाम हटा दो, प्लस पेनल्टी बच्चों तब भी लगेगी। कि अपने को इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। चले अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन मैंने कहा था 22 तक का पूरा पोर्शन अपन इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। तो आर नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरेंडम और आर्टिकल के सेक्शंस बच्चे लोगों, बढ़िया पॉइंट है, सारे पॉइंट फटाफट से पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, किधर गया भाई मेमोरेंडम। तो अभी हमारा मेमोरेंडम का डेफिनेशन बच्चे लोगों को बहुत सिंपल सी बात करता है। मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम और ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो डेफिनेशन से तो अपन हमेशा जानते हैं यार, मीनिंग का पता लगता ही नहीं है। मेमोरेंडम का मतलब कंपनी का चार्टर हो गया जिससे बाहर जाकर के कभी कोई भी कंपनी जो है वो काम नहीं करेगी, उसको अपन लोग बोलते हैं मेमोरेंडम।
अब कंटेंट्स की अगर बात की जाए तो कंपनी का सबसे पहला क्लॉज आया नेम क्लॉज। आप सबको पता है कि नेम क्लॉज वो होगा जिसमें कंपनी अपना नाम लिखेगी। पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड यूज होगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड होगा। कंपनी का ये जो नाम है वो पहले से बनी हुई किसी कंपनी आइडेंटिकल और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी का नाम कोई भी ऑफेंसिव नेम नहीं होना चाहिए या अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ आरओसी भी नहीं होना चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ नेम अगर रखने हो कंपनी के नाम के साथ में लाइक बोर्ड, कमीशन, ऑथोरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट टाइप नेम, तो दे हैव टू गेट प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम द आरओसी। आपको अलग से आरओसी से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर कंपनी को नाम के साथ में इलेक्टोरल ट्रस्ट वर्ड यूज करना है तो सीबीडीटी से नोटिफाई होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर आपको अभी जो मैंने कहा था सेक्टोरियल रेगुलेटर, जैसे इंश्योरेंस नाम रखना है तो आईआरडीए का अप्रूवल लगेगा, बैंक रखना है तो आरबीआई का लगेगा, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल वगैरह कुछ रखना है तो सेबी एमसीए का परमिशन लगेगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज करेगी और ओपीसी में बिलो द नेम ऑफ कंपनी, जैसे मैंने लिख दिया जेबी प्राइवेट लिमिटेड और देन ब्रैकेट में आ जाएगा बिलो द नेम 1% कंपनी, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सिंपल से हमारा नेम वाला पॉइंट है जो बहुत सिंपली आपसे बात करता है। चलिए नेक्स्ट पे ऊपर आते हैं हम लोग, एकदम बढ़िया बढ़िया काम। नेक्स्ट इज सिचुएशन क्लॉज। क्या कहता है भाई, इसमें आएगा स्टेट का नाम जहां पे कंपनी सिचुएटेड है, ठीक है, सिर्फ स्टेट का नाम आता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो कंपनी का प्रपोज पर्पस है जिसके लिए कंपनी आपने बनाई है वो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज में जाएगा बच्चे लोगों। लाइबिलिटी क्लॉज में सिर्फ यह आएगा कि मेंबर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और गारंटी जो भी है। कैपिटल क्लॉज हमारा हाईएस्ट क्लॉज हो गया, हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट शेयर कैपिटल क्लॉज हो गया। इसमें कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल या आप जिसको नॉमिनल कैपिटल बोलते हो, ठीक है, जिससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं करेगी बराबर, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएंगे बच्चों, नंबर ऑफ शेयर एज वेल एज पर शेयर का प्राइस। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में एक डिक्लेरेशन आएगा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, प्राइवेट में 2, जो अपन ने पहले भी पढ़ा है ना। ये डिक्लेयर करेंगे देयर डिजायर टू फॉर्म अ कंपनी, कि भाई वी आर एग्री टू फॉर्म अ कंपनी, ये डिक्लेयर करेंगे। और ये भी एग्री करेंगे कि जो भी they agree to take the share indicated opposite to their name, कि नाम के साथ में जितने शेयर लिखे हैं वो हम लेने को तैयार है। एंड नो सब्सक्राइबर शैल टेक लेस देन 1 शेयर, कोई भी एक से कम शेयर जो है वो नहीं लेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। हर एक को कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा। और बच्चों वो जो अपन ने नॉमिनी पढ़ा था ओपीसी के अंदर, उसका नाम भी यहीं पर आता है भाई बराबर। वो जो बंदा अपन ने पढ़ा था जिसका डेथ के केस में जो नॉमिनी मेंबर बनेगा उसका नाम भी इसी क्लॉज के अंदर लिखा जाता है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इट इज अ मैटर ऑफ सिंपल सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। नाउ अब नॉमिनी के प्रोविजन क्या है ओपीसी से रिलेटेड, जो मैंने आपको कहा था नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, वो सेक्शन 3(1) में ही दे रखे हैं। द मेमोरेंडम शैल इंडिकेट द नेम ऑफ नॉमिनी एंड इज रिटन कंसेंट, कि भाई मैं एक नॉमिनी बनने को तैयार हूं, ठीक है। बढ़िया चीज क्या है बच्चों, नॉमिनी कभी भी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है कि भाई मुझे नॉमिनी नहीं बने रहना है, ओके आप इंटीमेशन दो और विड्रॉ कर लो, मेंबर को आपको इंटीमेशन देना है। अब नॉमिनेशन मेंबर चाहे तो कभी भी चेंज भी कर सकता है बाय एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। इफ मेंबर वांट्स टू चेंज तो वो भी क्या कर सकता है, कंपनी को इंटीमेट करे और कंपनी आगे आरओसी को इंटीमेट कर देगी। It shall be duty of member of OPC to intimate the company to change the name of nominee। भाई ओपीसी का जो मेंबर है वो कंपनी को बता देगा कि भाई ये मैंने चेंज कर दिया है, और कंपनी आगे रजिस्ट्रार को बच्चों इंटीमेट कर देगी विद इन 30 डेज कि भाई इन्होंने नॉमिनी चेंज किया, अपने को ध्यान में रखना है। तो सीक्वेंस चैनल वाइज जाएगी, मेंबर बताएगा कंपनी को और कंपनी आगे आरओसी को इंटीमेट करेगी, बच्चों को अपने को ध्यान में रखना है। और एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट डीम टू बी ऑल्टरेशन, ये नेम चेंज को अपन ऑल्टरेशन नहीं मानते, ये अपने को ध्यान रखना है। तो नॉमिनी खुद भी विड्रॉ कर सकता है कंसेंट को, मेंबर उसको चेंज कर सकता है बराबर से, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, बाई चांस मेंबर की अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी उसकी जगह पे आ जाएगा और वो वापस से अपने लिए नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा बच्चों, ये अपने को सिंपल इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर है। नाउ what about articles of association? Articles means article of association of a company, जिसको ओरिजिनली आपने फ्रेम किया और टाइम टू टाइम पे जिसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो, जो अपन 13-14 में अभी पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट जो सीए फाउंडेशन के अंदर भी हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट। सर ये क्या सीन होता है? एनरिचमेंट का मतलब प्रोटेक्ट समथिंग, यानी हम यहाँ पे चाहते हैं कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर
जो है वो अपने राइट का मिसयूज नहीं करें। मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मेजोरिटी वालों से बचाना, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, वो इसके अंदर कवर होता है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल पॉइंट, डिटेल आपको जानना हो, समझना हो तो लॉजिकल रिवीजन सीरीज में लगातार आपको बोल रहा हूं, उसमें जाके देखिएगा, जहां हर एक पॉइंट का मैंने एग्जांपल बहुत डिटेल में दे रखा है। लेकिन अभी इट इज सुपर फास्ट रिवीजन, मैं मान के चलो यार तुम लोगों ने पूरा कोर्स किया हुआ है, बस एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है, वापस से सारी चीजें रिकॉल 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 आपको हो जाए, उसके लिए ही ये सीरीज जो है वो मैंने बनाई है। ठीक है, नाउ तो हमने कहा सर एनरिचमेंट में हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनके साथ हार्डशिप नहीं हो। तो आज कंपनी अपने आर्टिकल्स को ऐसे ऑल्टर नहीं कर दे जिससे माइनॉरिटी वालों के साथ चीटिंग हो जाए। तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि हम कोई स्पेसिफाइड प्रोविजन लगा सकते हैं आर्टिकल्स में कि इफ कंपनी वांट टू चेंज पर्टिकुलर प्रोविजन, ऑल्टर दिस पॉइंट, दे हैव टू फॉलो सम स्पेशल कंडीशन, है ना, कि भाई जैसे मान लो आर्टिकल्स में चेंज करने के लिए एसआर तो पास कर रही है, प्लस आपको माइनॉरिटी वालों की मीटिंग बुला के उसमें भी कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ऐसा प्रोविजन अपन इंक्लूड कर सकते हैं। उसी को कहते हैं बच्चों एनरिचमेंट। अब एनरिचमेंट को इंक्लूड कैसे करना है, अगर कंपनी जो है नई कंपनी बनने जा रही है तो फॉर्मेशन के टाइम पे डाल दो, पहले से कंपनी बनी हुई और ये प्रोविजन इंक्लूड करवाना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल्स में। उसके लिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑल द मेंबर का कंसेंट चाहिएगा, और पब्लिक कंपनी अगर है तो एसआर पास करना पड़ेगा, फिर आप ऐसा प्रोविजन इंक्लूड कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा बाद में अगर इंक्लूड कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है इसका इन्फॉर्मेशन अपने को रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा, पहले से कर रहे हो तब तो डॉक्यूमेंट के साथ में चले जाएगा, शुरुआत से ही आप लोग ध्यान रखोगे। दिस इज योर एनरिचमेंट प्रोविजन बच्चों, नॉर्मली सेक्शन 14 के साथ अलग ही पढ़ा जाता है और अपन ने यहीं पे पढ़ लिया। चलिए जी, नाउ बच्चों सेक्शन नंबर 6 अपने पास में आ रहा है भाई। सेक्शन नंबर 6 बहुत प्यारा सेक्शन है। ये कहता है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हमेशा बच्चों ओवरराइडिंग इफेक्ट ही रखेंगे, यानी कुछ भी कहीं पर भी किसी भी मेमोरेंडम में किसी भी आर्टिकल में कोई भी रेजोल्यूशन कंपनी पास करे या कोई भी एग्रीमेंट अगर कंपनी करे तो वो कभी भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के इनकंसिस्टेंसी में नहीं होगा। ठीक है, यानी कंपनी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकती, कंपनी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती या कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट में चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा। मींस हम कंपनीज एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहे हैं, सुप्रीम पावर दे रहे हैं भाई, हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है। सिर्फ अगर कोई है तो ऊपर सुपीरियर कंपनीज एक्ट रहेगा। मेमोरेंडम, आर्टिकल, रेजोल्यूशन, एग्रीमेंट में कुछ भी कर दो भाई, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। बट अगर कंपनीज एक्ट खुद ही ये बोल दे, इफ अदर सेक्शन ऑफ द एक्ट सेज दैट आर्टिकल इज सुपीरियर, देन आप उसको मान सकते हो। और आपने ऐसा बहुत जगह पे पढ़ा है जहां कंपनीज एक्ट खुद ही कह रहा है प्राइवेट कंपनी है पावर टू मेक देयर ओन रूल्स एज पर आर्टिकल्स, मतलब कंपनीज एक्ट ने खुद ने कह दिया आर्टिकल सुपीरियर है। या यू कैन चेंज, जैसे अपना कोरम नंबर था तो हमने बोल दिया यस कंपनी कैन इंक्रीज, आप कर सकते हो। तो वहां जहां कंपनीज एक्ट खुद परमिशन देता है वहां आप आर्टिकल को सुपीरियर मान सकते हो, अदरवाइज नहीं बच्चों, अपने को ध्यान रखना है। चलिए सेक्शन नंबर 10 पे आ गए। बहुत छोटा सा पार्ट है बच्चों। सेक्शन 10 कहता है कि जैसे ही मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे, ये कंपनी और उसके मेंबर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देंगे। इसका असर ये होगा कि कंपनी मेंबर को बाउंड कर सकती है, मेंबर कंपनी को बाउंड कर सकता है, और कभी कभी मेंबर को सिचुएशन में मेंबर को भी बाउंड कर सकते हैं बाय द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स। ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन आउटसाइडर आर्टिकल्स के बेस पे कंपनी को बाउंड नहीं करेगा, उसका अलग से जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आप कंपनी को बाउंड नहीं कर सकते हो। सेक्शन 10 में एक और बहुत बढ़िया चीज है, कंपनी कैन रिकवर कॉल्स इन एरर फ्रॉम अ मेंबर फोर्सफुली एज रिकवरिंग लोन ड्यू। सपोज करिए मैं कंपनी का मेंबर हूं और 10 रुपए का शेयर है, मैंने 8 दे रखा है, 2 रुपया बचा हुआ है बच्चों, और कंपनी का वाउंड अप स्टार्ट हो गया है, तो कंपनी मुझसे 2 रुपया फोर्सफुली भी ले सकती है एज अ लोन। ये अपने बिना वाइंडिंग अप भी अगर कॉल मंगवाई और मैंने नहीं दिया तो कंपनी हैव राइट टू फाइल सूट, क्योंकि कंपनी के लिए डेप्ट की तरह से है कि जिसको कंपनी रिकवर कर सकती है बच्चों। ये सेक्शन 10 में अपने को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे प्रोविजन। तो हमने कहा सर 6 के बाद आप 10 पे जंप करके 7, 8, 9 कहां गया बच्चों, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान हो तो 7 में हमने पढ़ा था जहां पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पूरा प्रोसेस और ट्रिब्यूनल के पावर्स वगैरह थे। सेक्शन 8 कंपनी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। 9 में हमने इफेक्ट्स पढ़े थे इनकॉर्पोरेशन के। 10 वाला सेक्शन ये भी अपन ने किया। 11 वाला सेक्शन ओमिटेड है बच्चों, उसकी जगह पे 10A आ गया था, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए जी अगले सेक्शन पे बढ़ेंगे बच्चे लोगों। सेक्शन नंबर 12। अब सेक्शन 12 का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चे लोगों, समझना। सेक्शन 12 कहता है अ कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट ऑल टाइम देयर आफ्टर हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस।
ठीक है भाई। हर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए, जिसका कंपनी करवाएगी वेरिफिकेशन भी। मैंने कहा था ना, वेरिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट डीड कुछ ना कुछ आपको, या ओनरशिप डीड कुछ ना कुछ भेजना है, तो वेरिफिकेशन करवाना है। अब कंपनी क्या करेगी बच्चों, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी किधर लिखेगी। हर कंपनी दो चीजें बच्चों, एक तो कंपनी का नाम, दूसरा कंपनी का एड्रेस। एड्रेस मतलब जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस कहां कहां लिखेगी बच्चों, वो समझना। कंपनी अपना नेम और अपना एड्रेस, दो चीजें आ गई, नेम और कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो पेंट और अफिक्स करेगी। पेंट का मतलब दीवार पे पेंट करवा दिया, अलग से बोर्ड लगा दिया, कहां पे वो समझना। एंड कीप द सेम पेंटेड और अफिक्स ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस। ठीक है, कंपनी के मेन रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर तो लग ही रहा है, लेकिन जितने कंपनी के ब्रांच ऑफिस पूरे कंट्री में किधर भी रहेंगे, उन सबके बाहर नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा बच्चे लोगों। कॉन्स्पिशियस पोजीशन जहां पे दिखाई दे सके लेजिबल लेटर में, और वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आप इसको लगवा सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां तो नेम और एड्रेस दोनों आएगा। अच्छा, कंपनी की अगर सील है, कॉमन सील है कंपनी के पास में, तो वहां पे बकायदा क्या आएगा बच्चे लोगों को, नेम एनग्रेव्ड होगा कंपनी का, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसमें सिर्फ कंपनी का नाम होता है सील पर। अच्छा, कंपनी के जो इनवॉइसेस या बिजनेस लेटर होंगे उन पे नेम एड्रेस के अलावा बच्चे लोगों कंपनी का CIN, टेलीफोन, फैक्स नंबर, मेल आईडी, वेब एड्रेस वगैरह सब होगा। फिर कंपनी का जो चेक होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, उस पर सिर्फ कंपनी का नाम आएगा बच्चों। प्रमोशनरी नोट वगैरह चेक वगैरह होता है ना, उस पर सिर्फ कंपनी का नाम आएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सा अपना कंसेप्ट है। ठीक है, कि कहां कहां क्या क्या आ रहा है। तो ऑफिस के बाहर तो नाम और एड्रेस दोनों आ रहे हैं, सील पर सिर्फ नाम आ रहा है। जो लेटर हेड इनवॉइसेस है उस पर नेम एड्रेस और भी बहुत चीजें आ रही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक वगैरह पे सिर्फ वापस से आ गया कंपनी का नाम आएगा बच्चों, ध्यान रखना है। और अगर किसी कंपनी ने नाम चेंज किया है तो चेंज करने के बाद अगले 2 साल तक पुराना और नया दोनों नाम कंपनी शो करेगी, अगले 2 साल तक। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपनी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। और जब भी आप चेंज करते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में, अभी अपन पढ़ भी लेंगे, 30 डेज में अपने को ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा। SR पास करके अपन चेंज करेंगे, जो अपन अभी ऑल्ट्रेशन के अंदर पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान में रखना है। अगर ये सेक्शन नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी तो है। उसके अलावा अगर रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन, जो अपने 10 MB पढ़ा, उसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो, ही में कॉज अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। और अगर कोई भी डिफॉल्ट हुई, कई बार मैंने आपको कहा ना, वेरिफिकेशन किया तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो वहां है ही नहीं, ऐसे ही फर्जी ओपन कर दिया, तो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करने का ऑर्डर देगी बच्चों को। कई बार लोग डमी कंपनीज ओपन कर लेते हैं, फेक ऑफिस का एड्रेस दे दिए, ROC ने पर्सन को भेजा, पता किया तो वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, है ही नहीं वहां पे कोई, तो ऐसे में कंपनी का नेम रिमूव करने का ऑर्डर भी देगी बच्चों। ये सेक्शन 12 में अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए सेक्शन 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चे लोगों, बहुत फटाफट से हम लोग। चलो 13 पे चलते हैं। और 13 क्या कहता है भाई, अभी कर लेते हैं बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, चलिए जी। तो बच्चों अगला सेक्शन अपने पास में जो आ गया भाई, वो है हमारा सेक्शन नंबर 13। तो 13 वाला सेक्शन जो है वो बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चे लोगों, उसके बहुत सारे क्लॉजेस में। आइए अपन बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन बच्चों, बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत सिंपल है, फटाफट से देखिएगा मेरे साथ, बहुत सिंपल प्रोसीजर आएगा काम में। अगर कोई भी कंपनी वॉलंटरी अपना नाम चेंज करती है, ठीक है, तो कंपनी को सबसे पहले शेयर होल्डर की मीटिंग में SR पास करना रहेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा बच्चों ROC का। इंटीमेशन नहीं, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तरीका वही है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो अपने को RUN में अप्लाई करना है, 60 डेज तक नेम अलाउ रहेगा वो वाला। ROC क्या करेगा, नया नाम रजिस्टर में लिखेगा और नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा बच्चों, ध्यान में रखना। लेकिन आजकल की डेट में ROC परमिशन देने से पहले ये चेक करेगा कि कंपनी ने कहीं एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट तो नहीं किया है। एनुअल रिटर्न बच्चों जो सेक्शन 92 में फाइल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेक्शन 137 में फाइल होता है, इसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया।
या कंपनी कहीं मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर या उस पर इंटरेस्ट पेमेंट में तो फेल नहीं हो गई है। डिपॉजिट मैच्योर हो गए थे, मान लो पेमेंट ही नहीं किया, डिबेंचर मैच्योर हो गया, आपने रिडीम नहीं किया या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, ये जब तक नहीं करोगे तब तक आपका नाम चेंज का परमिशन आरओसी नहीं देगा। चेंज ऑफ नेम शेल बी अलाउड ऑन रेक्टिफाइंग दिस फेलियर। कोई टाइमिंग भी नहीं है इसके अंदर कि भाई सही करने के कितने टाइम में आप इशू कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो आप नाम चेंज, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये गलतियां हैं तो आरओसी परमिशन नहीं देगा बच्चे लोगों को, जब तक इनको रेक्टिफाई नहीं कर लेते हो। आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा सुनो, अब इसी में मैंने सेक्शन 16 भी डाल दिया है। सर ये इसमें क्यों लिया? क्योंकि ये भी नेम चेंज का है, लेकिन इसमें नेम रेक्टिफाई कर रहे हैं, वहां वॉलेंट्री कर रहे थे, यहाँ पे कंपल्सरी करना पड़ रहा है हमको, इसलिए मैंने इसके साथ ही ले लिया बच्चों। लेकिन सेक्शन 16 का पार्ट है, समझिएगा। इसमें क्या हुआ बच्चों, कंपनी का नाम जो है वो आइडेंटिकल हो गया, मिलता जुलता हो गया, या मतलब सेम हो गया, मिलता जुलता हो गया पहले से बनी हुई किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम या फिर ट्रेडमार्क से हो गया। तो जिससे मैच कर गया वो आरडी को कंप्लेन करेगा और आरडी कंपनी को डायरेक्शन देगा नाम चेंज करने के लिए। अगर ऐसा कंप्लेन आया तो बच्चे लोगों, कंप्लाइड डायरेक्शन बाय कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर अपने को नाम चेंज करना पड़ेगा। और ट्रेडमार्क में भी जब भी ऑर्डर इश्यू होगा वो ये 3 मंथ्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज करेंगे। लेकिन बच्चे लोगों, ट्रेडमार्क में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, दोनों में ऑर्डर इश्यू करने के 3 महीने में आपको नाम चेंज तो करना ही है, ठीक है। लेकिन ट्रेडमार्क में ऐसी कंप्लेन अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ हो सकती है विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी बनी ना, अगर आपका ट्रेडमार्क मैच कर गया है तो कंपनी बनने के मैक्सिमम 3 साल में ही आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद ही आपको पता लगा तो इस सेक्शन में कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी के नेम से सिमिलर है तो आप कभी भी कंप्लेन करो। तो जैसे ही कंप्लेन किया, आरडी ने डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन देने के 3 मंथ्स में बायपासिंग ओआर कंपनी नाम को चेंज करेगी, ठीक है। फिर नेम चेंज का नोटिस प्लस आरडी का ऑर्डर का कॉपी वो आरओसी को भेज देगी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। चेंज से 15 दिन में आपको ये आरओसी को भेज देना है, ठीक है। सिंपल हो गया। और अगर किसी तरह का आरडी का डायरेक्शन आपने नहीं माना तो आरडी शेल अलॉट न्यू नेम। बच्चों, आरडी खुद ही नया नाम अलॉट कर देगा अपनी तरफ से और आरओसी उसको एंटर करके सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट आ जाएगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर आपको लग रहा है यार इन्होंने तो बहुत अजीब नाम रख दिया है, तो फिर आप वापस सेक्शन नंबर ऊपर वॉलंटरी चेंज वाला 13 फॉलो करके दूसरा कोई नाम रख सकते हो। लेकिन वो पुराना वाला नाम वापस नहीं जो सिमिलर था, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ चेंजेस नेम। ये प्रोसेस अपना ऐसे काम करेगा, ठीक है बच्चों, सिंपल है। अच्छा, नाउ अगर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना है तो बहुत सिंपल प्रोसीजर हो गया बच्चों। सबसे पहला, लोकल लिमिट्स में चेंज करना हो तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आरओसी को इंटीमेशन दे दो आईएनसी 22 में। सिंपल, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। एक सिटी के अंदर ही आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सिटी सेम, आरओसी सेम, तो एसआर पास करो। एमजीडी 14 हमेशा एसआर के साथ लगता है बच्चों आरओसी को इंटीमेशन देने के लिए। और आईएनसी 22 में नया एड्रेस का इंफॉर्मेशन दे दो भाई। एक ही सिटी में आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, थोड़ा बड़ा चेंज। एक आरओसी के एरिया से भाई दूसरे आरओसी के एरिया में एंट्री मार रहे हो आप, लेकिन बच्चों स्टेट सेम है। याद करो, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2 आरओसीज है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर। तो स्टेट वही है, खाली एक आरओसी से दूसरे आरओसी के एरिया में एंट्री मार रहे हो बच्चों। एसआर पास करके एमजीडी 14 आरओसी को फाइल करोगे, आरडी को कंफर्मेशन के लिए अप्लाई करोगे। आरडी सारे मैटर को देखने के बाद अगर उसको सही जमता है बच्चों तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन दे देगा। जैसे 30 दिन में अगर कंफर्मेशन आ जाए, 60 डेज में अपन दोनों आरओसीज को, जैसे पुणे और मुंबई है, दोनों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। नया आरओसी रजिस्टर करके 30 दिन में सर्टिफिकेट इशू कर देगा। मतलब यहां हमारा सिस्टम चला 30-60-30 का। 30 दिन में अपने पास आरडी का अप्रूवल आया, 60 दिन में अपने आरओसी को भेज दिया और 30 दिन में अपने पास सर्टिफिकेट इशू हो गया बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों ओल्ड वाला आरओसी नए आरओसी को कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनके पास जो पड़े वो भेज देगा और हम नए आरओसी को नया एड्रेस इंटीमेशन दे देंगे बच्चों। वो आईएनसी 22 में अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बड़े प्रोसेस में एक सिटी से दूसरे सॉरी बच्चों, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही जा रहे हैं भाई, जैसे हम जयपुर से सीधा अहमदाबाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो स्टेट ही चेंज हो गया, तो भी ऐसा ही प्रोसीजर है। थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, लगभग इसके पहले वाले प्रोसीजर से मैच करता है बच्चों। एसआर पास करना है प्लस एमजीडी 14 तो देना ही है। आरडी का यहां पे भी अप्रूवल चाहिए।
आरडी चूंकि बड़ा चेंज हो रहा है, इस बार परमिशन देने से पहले एक तो क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या जो भी अदर कंसर्न पर्सन है उनकी भी कंसर्न लेगा बच्चों, है ना। अब डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर्स अगर अनसिक्योर्ड है तो उनको सिक्योर कर दो भाई, प्रोविजन बना दो उनके लिए कुछ ना कुछ, है ना, या सिक्योरिटी दे दो या डिस्चार्ज कर दो, सिंपल है भाई। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो छोटे मोटे क्रेडिटर है तो बच्चों पेमेंट कर दो कि भाई एक काम करो, दो काम इसमें सबसे बढ़िया कर सकते हैं बच्चों, कंपनी अगर इनको ऑब्जेक्शन है तो पेमेंट करके ही फ्री कर दे या इनके लोन को सिक्योर कर दे, कुछ भी, ताकि इनकी अप्रूवल आ जाए। फिर अगर सब कुछ सही है तो रिप्लाई कर देगा आरडी। इस बार 60 डेज का टाइमिंग बच्चों ले रहा है, ठीक है, 60 दिन का टाइमिंग बोलेगा, 60 डेज। फिर हम इस बार ये कंफर्मेशन 30 डेज में दोनों आरओसीज को भेज देंगे और नया आरओसी रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। सर्टिफिकेट इश्यू करने का टाइमिंग वही है बच्चों, विद इन 30 डेज। 30 दिन हमने जो सबमिट किया वहां से ओल्ड आरओसी नए आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट भेजेगा और हम नए आरओसी को एड्रेस भेज देंगे। तो इस बार हमारा जो मैटर है बच्चों, पिछली बार था 30 60 30, इस बार है 60 + 30 + 30। 60 डेज में आरडी का अप्रूवल हमारे पास में आएगा, 30 डेज में हम आरओसी को भेजेंगे और अगले 30 में हमारे पास में नया सर्टिफिकेट आएगा बच्चे लोगों। ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल से हमारा प्रोसेस है। तो कैसे हमको रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंजेस करना है। अच्छा, एक बढ़िया चीज, खाली मेमोरेंडम में चेंज जो है वो इस लास्ट वाले से होगा, क्योंकि मेमोरेंडम में तो खाली स्टेट का नाम ही आता है, समझ रहे हो आप। तो बाकी सारे चेंजेस रजिस्टर्ड ऑफिस में तो होंगे, लेकिन ये प्योरली सेक्शन 13 का पार्ट हो गया, क्योंकि इससे मेमोरेंडम भी हमारा चेंज हो जाएगा बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है, बराबर है। आई थिंक कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से हो गया। नेक्स्ट बात करें नाउ बच्चे लोगों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है, आइए बच्चे लोगों फटाफट से चेक कर लेते हैं। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज हमको क्या कहता है। अरे भाई एक मिनट, हाँ चलिए जी। तो बच्चे लोगों चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है एसआर एमजीडी 14 टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है, अपने क्वेश्चंस भी है, कंपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रही है, कंपनी फूड प्रोसेसिंग में जाना चाह रही है, जाइए सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एसआर पास करना पड़ेगा बच्चे लोगों बराबर से, और एमजीडी 14 फिक्स है ये। आरओसी उसकी एंट्री वहां पे करके अपने को कंफर्मेशन ऑल्टरेशन का सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, काम खत्म, छोटा सा काम है। लाइब्रेरी क्लॉज चेंज नहीं होता बच्चों, सेक्शन 13 में लाइब्रेरी क्लॉज चेंज करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब मेंबर का लाइब्रेरी स्टार्टिंग में सेट हो गया तो वो ऑल्टर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। एसआर पास करके हम कैपिटल को भी ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल ऑल्टरेशन हम मेनली पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 61 में, है ना। ऑल्टरेशन होगा 13 तो लग ही रहा है, लेकिन उसके साथ सेक्शन 61 का नाम यही है, ऑल्टरेशन इन कैपिटल। वहां से अपन लोग इस प्रोविजन को पूरा पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, अब बच्चों आर्टिकल्स को ऑल्टर कैसे करना है, मेमोरेंडम तो अपन ने पढ़ लिया, सारे ऑल्टर मेनली एसआर से ही हो रहे हैं। तो समझिएगा, आर्टिकल्स ऑल्टर करना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए, आरओसी को ऑल्टर की कॉपी और एसआर की कॉपी भेज दो, ठीक है। अगर बच्चों प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में जाना है तो आपको 268 हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। भी एसआर पास करो और 2 क्लॉज 68 के जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना पड़ेगा। अब कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी शेयर के ट्रांसफर पर, या मेंबर लिमिट 200 तक नहीं रखेगी, या फिर कंपनी साथ में कोई भी प्रोहिबिशन भी नहीं लगाएगी सिक्योरिटीज को पब्लिक इश्यू करने में, हटाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। पब्लिक से प्राइवेट में आने हो तो भाई आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे बच्चे लोगों, समझ रहे हो। और उसके लिए, ऐसा करने के लिए सिर्फ एसआर पास करने से काम नहीं चलेगा। एसआर तो पास कर रहे हैं बच्चों, ये रहा, अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी यहां पे अलग से लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आर्टिकल्स में ऑल्टर, मतलब पब्लिक से प्राइवेट में अगर जाना है तो सिर्फ एसआर से काम नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा बच्चों। ये अपने को सिंपल ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन 18 में अपन कन्वर्जन पढ़ते भी है, वैसे तो अभी बात भी करेंगे उसके ऊपर अपन, लेकिन ये स्पेशल प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आए, 15 वाला सेक्शन बच्चे लोगों, बहुत सिंपल सेक्शन हो गया। एवरी ऑल्टरेशन मेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सही भी है, जब भी मेमोरेंडम आर्टिकल में आप 13-14 के हिसाब से कोई भी चेंज करोगे तो उसके बाद जितनी भी कॉपीज इश्यू होंगी कहीं पर भी मेमोरेंडम आर्टिकल की, उन सब में चेंज करना है। अगर आपने बिना चेंज किए ये कॉपी इश्यू करी तो कंपनी और एवरी ऑफिसर के अगेंस्ट में बच्चों 1000 रुपए पर इशूड कॉपी के हिसाब से पेनल्टी लगने वाली है, जो आपने बिना ऑल्टरेशन की इश्यू कर दी। 15 हो गया।
सेक्शन 16 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑल्टरेशन इन द नेम, जब कंपनी का नाम सिमिलर हो जाता है और चेंज करना पड़ता है आरडी के डायरेक्शन से, वो ऑलरेडी पढ़ लिया। सेक्शन 17 बच्चों छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन 17 कहता है कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी गिवन टू मेंबर। मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को अलोंग विथ फीस कि सर मुझे मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी चाहिए। कंपनी विद इन 7 डेज बच्चों उसको ये प्रोवाइड कर देगी। क्या क्या बच्चों सुनना, मेमोरेंडम आर्टिकल का कॉपी, कंपनी ने जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया रहेगा या कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा। सर 117 क्यों लिखा? 117 में यही दे रखा है, ये लिस्ट दे रखी है जो अपन आरओसी को सबमिट करता है। तो मेंबर बच्चों क्या क्या डिमांड कर सकता है कंपनी से? सर मुझे मेमोरेंडम या आर्टिकल का कॉपी हो सकता है कंपनी कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रही है उसका कॉपी दो सर। एक काम करो सर, जो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया होगा मुझे उसका कॉपी चाहिए। कंपनी प्रोवाइड करेगी, 7 डेज में प्रोवाइड करेगी बच्चों। और नहीं किया तो कंपनी और ऑफिसर का केस में पेनल्टी, जितना लेट करोगे 1000 रुपए पर डे के हिसाब से मैक्स 1 लाख रुपए तक जा सकती है। एक दिन का नहीं, ओवरऑल 1 लाख तक। ये अपने को ध्यान में रखना है। खत्म हो गया 17 में। छोटे छोटे सेक्शन बचे लोगों। 18 आ जाओ, कन्वर्जन वाला सबसे सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन तो अब आने वाला है 19, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी 20, 21, 22 भी अच्छे सेक्शंस के अंदर है बच्चे लोगों, वो भी अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका एक पूरा सेटअप प्रोविजन जो है, सेटअप रिवीजन, अपना सुपर फास्ट रिवीजन आपका यहां आकर के खत्म हो जाए। चलिए जी, तो कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सेक्शन नंबर 18 देखिएगा क्या बोला है। अ कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इन अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम आर्टिकल। कंपनी किसी भी और क्लास की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है बच्चों। रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखना, जैसे अपन ने पढ़ा था ओपीसी सेक्शन 8, स्मॉल कंपनी सेक्शन 8, इनमें नहीं होता है, बाकी हो सकती है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना है रजिस्ट्रार को। आरओसी अगर सेटिस्फाई है सारी रिक्वायरमेंट से तो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन को क्लोज करेगा, नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अच्छा, ऐसे चेंज से कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, क्लेम्स पर कोई असर नहीं होगा भैया कन्वर्जन से, नहीं तो हर कोई करवा लेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। बाकी प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, ध्यान रखोगे। चलिए जी, बेस पॉइंट खत्म। अब बच्चों आ रहा है सेक्शन 19, हमारा सबसे तगड़ा सेक्शन है। सब्सिडरी इस बार आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बनती है, समझना। कोई भी सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। आप अप्लाई करके अलॉट करके नहीं बन सकते। अगर कोई भी अलॉटमेंट या ट्रांसफर ऑफ शेयर हुआ होल्डिंग टू सब्सिडरी तो वो भी एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा बच्चे लोगों, जीरो हो जाएगा, बिना वैल्यू का हो जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर क्लियर है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन है जहां सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर बन सकती है बच्चों। और फिर से बोल रहा हूं, मैंने जो स्प्रिंट रिवीजन सीरीज लिया है उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, पिछले 2 वाले में मैंने जो बुध और शनि को जो लिया सेशन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए, उसमें इस पे भी क्वेश्चन है बच्चे लोगों। तो वहां जाकर के वो पूरा लेक्चर देखिएगा, क्वेश्चंस करने का मजा आएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा क्या कुछ आने के चांसेस होते हैं। चलिए क्या बोला है इन्होंने? बोला ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है भैया, सब्सिडरी कंपनी अगर लीगल हेयर है डिजीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी के बच्चे लोगों, अगर होल्डिंग कंपनी का एक मेंबर है, ठीक है, वो सब्सिडरी कंपनी को अपना लीगल हेयर अगर बना के चला जाता है, ठीक है, और होल्डिंग कंपनी का मेंबर है और सब्सिडरी कंपनी को लीगल हेयर बनाया, तो उसके मरते ही उसके जो शेयर है होल्डिंग कंपनी वाले वो सब्सिडरी को ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे में सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है। सेकंड नंबर, वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर एज अ ट्रस्टी, तो उस दिन मैंने आपको वही क्वेश्चन कराया बच्चों। एक कंपनी है एच लिमिटेड, इसका शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जिसके पास में इस कंपनी के 10,000 शेयर है। अब ये 10,000 शेयर बच्चों उसने एक ट्रस्ट बना के उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, ट्रस्ट को दान कर दिए। और ट्रस्ट के शेयर होते हैं बच्चों, वो हमेशा ट्रस्टी के नाम पे होते हैं। वो उसने कंपनी को बनाया जो सब्सिडरी कंपनी है। समझ रहे हो कितना घूम के काम हुआ भाई? ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर ने एक ट्रस्ट बना के उसको शेयर दिया, ट्रस्टी बना दिया उस सब्सिडरी कंपनी को। तो सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के शेयर हेल्ड कर रही है, लेकिन एज अ ट्रस्टी हेल्ड कर रही है बच्चों। ट्रस्टी का मतलब किसी और के बिहाफ पे आप चीजों को होल्ड करते हो तो भी मेंबर बन सकती है। या तीसरी कंडीशन, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनने से पहले सब्सिडरी कंपनी विच वाज अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, आप पहले से बने हुए हो, ठीक है भाई। 2017 में, 18 में, 17, 18 में एक सब्सिडरी, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर, मतलब सब्सिडरी होल्डिंग की मेंबर बनी हुई थी, ठीक है। बाद में जाके होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन इनके बीच में क्रिएट हुआ, तो जो पहले से चला रहा है उसको चलने दो। हाँ, एक काम करना पड़ेगा, इस थर्ड सिचुएशन में सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मीटिंग में वोट नहीं करेगी। देखो, एज ए लीगल शेयर हेल्ड किया वोट कर सकते हो, एज ए ट्रस्टी हेल्ड किया वोट कर सकते हो।
पहले से होल्डिंग आपके पास में थी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स की, तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बच्चों को, बस ये ध्यान रखना है। फिर से बोल रहा हूं भाई, स्प्रिंट रिवीजन सीरीज में जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन मैंने ले रखा है, 2 ले रखे। देखो, एक लिया ये सवाल करेंगे कमाल, और एक मैंने लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, वो दोनों जाकर के देखिए। इनसे रिलेटेड सारे, इनमें जो जो सेक्शंस आप अभी पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट वाले, है ना, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन 19 का, 20 का, इवन 21 22 का भी क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व मिल जाएगा। पूरा सेशन मैंने ले रखा है, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, आखिरी 3 सेक्शंस, 4 सेक्शंस बचे हुए, 3 ही, 20 21 22। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, बढ़िया पॉइंट है। अगर आप कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट या कंपनी के किसी ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहे हो, तो कहां भेजोगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। कैसे भेजना है बच्चों? रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट तो नाउ अभी थोड़े दिनों में एक होने वाली है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है, अलग से मत करके एक ही कर दो। फिलहाल पढ़ लेते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, कोरियर से। मतलब हर कोई ऐसा तरीका है जिससे अपने पास प्रूफ रहे, है ना। या पर्सनल लिविंग कर सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाकर के, या बच्चे लोगों इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वगैरह, ईमेल वगैरह से अपन भेज सकते हैं, या और कोई भी मोड प्रेस्क्राइब किया जाए। अच्छा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी भेजना चाह रही है रजिस्ट्रार को या कंपनी के मेंबर को, जैसे मीटिंग का नोटिस सबसे पॉपुलर है, तो बच्चों सेम वही तरीके काम आएंगे, बस आगे एक ऑर्डिनरी पोस्ट ऐड हो गया। अब ये तीनों एक ही होने वाली है, फ्यूचर के अंदर हो गई है एक तरह से, ये समझो आप, बस हो ही रही है, 1 तारीख से हो जाएगा ये। तो पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, बाकी सब वो है, बस ये ऑर्डिनरी पोस्ट एक ऐड हो गया बच्चों, बाकी सेम तरीका है। ऊपर वाले जो तरीके काम में लिए कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, वही काम में लेंगे रजिस्ट्रार यानी आरओसी या मेंबर को भेजने के लिए। हाँ, एक पॉइंट बहुत बढ़िया है, कोई भी मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है बच्चों, सेम सेक्शन 101 में भी पढ़ेंगे कि भाई उसको डॉक्यूमेंट की डिलीवरी एक पर्टिकुलर मोड से होनी चाहिए। कंपनी जैसे ऑर्डिनरी भेजती है, हम चाह रहे हैं नहीं साहब मुझे तो स्पीड पोस्ट से भेजो या कोरियर से भेजो, और बच्चों को फीस जमा करा देता है, कंपनी को पैसे दे रहा है, सर कितने देगा? कंपनी अपने एजीएम में डिसाइड कर देगी, इफ मेंबर वांट स्पेसिफाई मेथड फॉर रिसीविंग डॉक्यूमेंट, तो इतने पैसे जमा करा दो। उसने वो जमा करा दिए तो उसी पैटर्न से भेजना है। अच्छा बच्चों, सर्विस कब मान लिया जाए कि नोटिस कम्युनिकेट हो गया? अगर बच्चों मीटिंग की नोटिस को भेज रहे हो, मतलब नोटिस ऑफ द मीटिंग भेज रहे हो, तो जैसे ही हमने यहां से पोस्ट किया, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स अब मान लेते कम्युनिकेट हो गया। सच में हुआ हो नहीं हुआ हो, मेंबर नजदीक रहता है, दूर के स्टेट में रहता है, दूर की सिटी में रहता है, ऐसे तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। और आप जानते हो मीटिंग का नोटिस तो टाइम पे जाना चाहिए, तो नोटिस सेंड करने के 48 आवर्स बाद हम ये मान लेते हैं 2 दिन बाद की कम्युनिकेट हो गया। बाकी सारे मैटर में बच्चों, जब लेटर सामने वाले को रिसीव होता है, नॉट लेटर इज पोस्टेड, नहीं, लेटर इज रिसीव जब होता है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई उसको लेटर हमारा मिल गया, काम हो गया हमारा। ये बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, बहुत सीधा सा हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 21 22 आखिरी पॉइंट्स हमारे पास में आ गए, उसके साथ ही हमारा चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पोर्शन पे आ जाएगा। नाउ बच्चों 21 कहता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक करना है, ऑथेंटिक बनाना है कंपनी के डॉक्यूमेंट को, अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी साइंड बाय द केएमपी और ऑथराइज ऑफिसर बाय द बोर्ड। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग को ऑथेंटिक बनाना है, तो कौन उसको ऑथेंटिक बनाएगा? जो कंपनी के बिहाफ पे हो रहा है बच्चों, या तो केएमपी साइन करे या बोर्ड की तरफ से ऑथराइज पर्सन के साइन आ गए तो ऑथेंटिक हो जाएगा। एक बढ़िया पॉइंट और बच्चों, कंपनी के बिहाफ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह को एग्जीक्यूट कौन करेगा? अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रमोजरी नोट, जो भी कुछ है, मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन और एंड्रोस ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी बाय एनी पर्सन हु हैज एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑथोरिटी। बच्चों सिंपल है, ऐसा बंदा ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन का काम कर, वो तो डॉक्यूमेंट ऑथराइजेशन था, एग्जीक्यूट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रमोजरी नोट को एक्सेप्ट करना, ड्रॉ करना, एंडोर्स करना, जो भी ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सप्रेस या इंप्लाइड ऑथोरिटी हो। जैसे नॉर्मली डायरेक्टर्स के पास इंप्लाइड ऑथोरिटी होती है, एक्सप्रेस ऑथोरिटी अगर देनी है बच्चों, तो कंपनी उसको राइटिंग में देगी, कॉमन सील लगा करके देगी, ये अपने को ध्यान में रखना एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, कॉमन सील नहीं है तो आपको पता ही, ऑथेंटिकेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर हो सकता है, और बाय ए डायरेक्टर और अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी, जो अपने को शुरू से पता है। फिर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन, या फिर 1 डायरेक्टर 1 सीएस के साइन हमको चलेंगे, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अ डीड साइंड बाय सच अटॉर्नी, तो कंपनी ने जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, एक डायरेक्टर को भी, यू आर ऑथोराइज पर्सन, वो अगर साइन करता है कंपनी के बिहाफ पर, अपनी सील लगाता है बच्चों, कंपनी के नहीं, खुद का ऑफिशियल सील अगर उसने लगा दिया, शेल बाइट द कंपनी, तो बिल्कुल वो कंपनी पे ही एग्जीक्यूटेड मानी जाएगी। भाई कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना। तो अच्छा सर, कंपनी की सील क्यों नहीं लगा रहे हो? तो बच्चों कंपनी क्या कर रही है, किसी पर्सन को ऑथोराइज कर देती है, कंपनी ने किसी पर्सन को बना दिया ऑथोराइज
कि भाई तुमको हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, यू आर ऑथोराइज पर्सन, ये ऑथोराइज पर्सन बच्चों आगे साइन करेगा और अपनी सील लगाएगा, तो वही इफेक्ट माना जाएगा कि कंपनी ने किया है, कि आप लोग ध्यान रखोगे। दिस इज योर सेक्शन नंबर 22। फिर से बोल रहा हूं, स्प्रिंट डिवीजन में जाके क्वेश्चंस देखो, इस पे मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं बहुत शानदार वाले, मजा आ जाएगा, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए जी, नाउ बच्चे लोगों एंडिंग पोर्शन, कुछ डॉक्ट्राइन्स है, एकदम सिंपल बता देता हूं, आप लोगों को पता ही है। अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द पावर, कंपनी के पावर के बाहर की चीज, और अगर कंपनी के पावर के बाहर कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो वॉइड एब इनिशियो रहेगा और कंपनी के अगेंस्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। सारे मेंबर मिलकर भी रेटिफाई नहीं कर सकते, एज पर रेलवे कैरिज वाला केस अपना ही है। अच्छा, एक बढ़िया चीज है, ऐसे में एग्रीमेंट तो वॉइड है और रेटिफाई भी नहीं होगा, लेकिन रेस्टिट्यूशन लगेगा। अगर हम कंपनी के पास में चीजों को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ट्रेसेबल है, अगर हमारी कोई चीज कंपनी को हमने दे रखी है तो वो आप वापस से रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो है। अब बच्चे लोगों, एक डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी आपको पता है, जो भी बंदा कंपनी के साथ डील करेगा, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट हु हैव नॉलेज अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, भले उसने नहीं भी पढ़ा, क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, आरओसी के पास है, एक्सेसिबल टू ऑल है। तो एनी पर्सन डील विद कंपनी presumed to have read the memorandum and article irrespective whether he actually read or not। और इस वजह से अगर उसने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कंपनी के साथ कर लिया जो मेमोरेंडम आर्टिकल के इनकंसिस्टेंसी में है, तो बच्चे लोगों वो इग्नोरेंस के बारे में नहीं बोल पाएगा, और बच्चे लोगों कंपनी के अगेंस्ट में वो केस भी करेगा तो कोई फायदा नहीं निकलना है, कंपनी इसका बेनिफिट ले लेगी प्योरली। कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति का जो हमारा केस था, जहां आर्टिकल्स पे साइन होने चाहिए थे, लोन प्लेज जो भी अपना डॉक्यूमेंट बन रहा था मॉर्गेज वाला, उस पे 3 लोग के साइन होने चाहिए थे, 2 के थे, उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये आपका लोन सिक्योर नहीं है अब, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। हम ये मान के चलेंगे आपने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा होगा, लेकिन 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 इसका एक्सेप्शन आया, इंडोर मैनेजमेंट वाला, जो आउटसाइडर की हेल्प कर रहा है। भाई कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करेगा वो मेमोरेंडम आर्टिकल को देखेगा, बट डिड नॉट इंक्वायरी इन द इंटरनल प्रोसीडिंग, he is presumed that internal proceedings of the company have been complied, fulfill। आपने कर दिया होगा, हम क्यों देंगे, हम presumption लेके चलेंगे। भाई अभी तक आप presumption लेके चल रहे थे, हमने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा है, इस बार हम लेके चल रहे हैं कि आपने इंटरनल प्रोसीडिंग पूरी की होगी, हमको क्या करना है। यहां पे लगता है बच्चों रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइड हमारा जो यही चीज कहता है। अब इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ और एक्सेप्शन है बच्चों, इंडोर मैनेजमेंट में हमेशा कंपनी लायबल होती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन में वापस कंपनी इज नॉट लायबल। सीधे पॉइंट है बच्चों लोगों, नंबर 1, ये बेनिफिट हम सिर्फ आउटसाइडर को दे रहे हैं, ऐसा बंदा जो कंपनी की इरेगुलरिटीज के बारे में जानता है बहुत अच्छी तरह से, कंपनी के मैनेजमेंट का बंदा है। हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी में अपन ने पढ़ा है, यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी लायबल नहीं होगी। कोई बंदा जिसको प्रॉपर इंक्वायरी करके जो पता लगा सकता था, फाइंड आउट द ट्रुथ, लेकिन नेग्लिजेंट रहा इन मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी, अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल वाला अपना केस है, तो भैया आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और सबसे तगड़ा केस बचे लोगों, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल वाला, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी है, किसी के फॉर्जरी साइन कर दिए बच्चों, आप लोग एनआईए में भी इस चीज को पढ़ के आए हो फाउंडेशन के अंदर, अगर फॉर्जरी आ गई, किसी के फर्जी साइन आ गए बच्चों, तो किसी को कोई टाइटल मिलना ही नहीं, क्योंकि 0 टाइटल है। ऐसे में कंपनी को आप लायबल कर ही नहीं पाओगे, फॉर्जरी जो उसके ऑफिसर्स ने की बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट था। तो यहां आकर के आप लोगों को मैंने सुपर फास्ट रिवीजन में पूरा फर्स्ट टॉपिक सेक्शन 1 से लगा करके 22 तक का पूरा पोर्शन करवा दिया है। होप्स हो कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा, जहां चीजें पसंद आ जाती है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं फिर से आपको क्लियर बोल दूं, यहां डिटेल अगर किसी को समझना है भाई, तो लॉजिकल रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, आपको मिल जाएगा। नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एडवोकेट लॉ विद एडवोकेट जयेश भंडारी, उसमें जाके देखिएगा, वहां मैंने सारे लिंक आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखे हैं। तो वहां पूरा प्लेलिस्ट आपको लॉजिकल रिवीजन सीरीज का मिल जाएगा, बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। क्वेश्चंस के भी सारे यूट्यूब वीडियोस के लिंक आपको जहां मिल जाएंगे, जहां मैंने स्प्रिंट रिवीजन में आप लोगों को सारे इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पर। ओके, अच्छे से तैयार करना बच्चे लोगों, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।